ये किसी दिन रिकॉर्डिंग मिस होगी ना, फिर ये नहीं बोलना सर रिकॉर्डिंग दे दे यार। और रिकॉर्डिंग मैं कहीं से ला सकूंगा। तो रिकॉर्डिंग का हमेशा याद करवाना मुझे। और एक और ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अपनी शक्ल मैंने बड़ी करनी थी इसके अंदर। शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ अभी। ये कि रिकॉर्डिंग के वक्त मैंने देखा था कि मेरी शक्ल काफी छोटी हो गई थी। तो वैसा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मेरी शक्ल छोटी है इतनी। खैर, मैं कल में सब स्टूडेंट तो खैर नहीं आए, 8 ही आए हैं। मैंने इंतजार कर लिए 5-6 मिनट। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, क्लास से पहले किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। नहीं है? अच्छा चलो। देखो क्लास, आज बकायदा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर 7 से मैं स्टार्ट करूंगा। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो कैलकुलस का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। अ, थोड़ा सा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में जो 7.1 है आई गेस, उसके सारे जो टॉपिक्स है ना वो मैं आज की इंशाल्लाह क्लास में क्लियर कर दूंगा। 92 पे ना। तो मेरी टीचिंग में ना ज़्यादा ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो टाइम लगता ही है, लेकिन मेरा काफ़ी फोकस होता है जो टॉपिक्स है ना उनको मैंने डिस्कस करना है, जो एक्सरसाइजेज, जो फॉर्मूले, जो चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक बड़ा मशहूर सवाल होता है बच्चों का कि सर डेरिवेशन आएगी एग्जाम में या नहीं। तो आप लोगों के एग्जाम में डेरिवेशन का नहीं कोई ताल्लुक। सेकेंड ईयर के एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो डेरिवेशन मैं करवाऊंगा ना, सारी डेरिवेशन मैं फॉर्मूलों की करवाऊंगा नहीं ऑब्वियसली। जो मैं करवाऊंगा ना, इसका मतलब मुझे लगता है कि यार उस डेरिवेशन के अंदर कोई बच्चा नई बात सीखेगा। तो दैट्स वाई मैं उस किस्म की डेरिवेशन आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। लेकिन हर डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ। वजह मैंने बता दी, जो मुझे लगेगा कि काम की है, या मैं अगर काम की नहीं है तो बोल दूंगा बुक से देख लो आप लोग जाके। तो मेन चीज ये है कि हम एक्सरसाइज पे भी अपना टाइम जरूर स्पेंड करेंगे, लेकिन टॉपिक समझने में मैं बहुत करूंगा, क्योंकि मेरी जो टीचिंग का मेन चीज है ना, मेरी टीचिंग का मेन चीज ये नहीं है कि भाई बहुत अच्छे गेस्ट पेपर बनाता है। मेरी टीचिंग का ये नहीं है कि भाई एंट्री टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करवाता है। मेरी टीचिंग की एक ही चीज है, वो ये है कि मैथ बहुत अच्छी सिखाता हूँ मैं। तो मैथ सीखने का मतलब यही होता है कि आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लिटरली क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। इवन कैलकुलस में बच्चे बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप उनको डेरिवेटिव दो, डेरिवेटिव आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन पूछो होता क्या है, नहीं पता। तो इसलिए हम अपना टाइम जरूर स्पेंड करेंगे इस चीज के ऊपर भी कि हम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझें। आ, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ें, उसकी कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो सकता है, उसके कॉन्सेप्ट डिटेल में एक एक चीज हम पढ़ रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को अगर कोई टॉपिक समझ ना आया हो, कोई आवाज, होता है ना कभी आवाज सही तरह समझ नहीं आई कोई होगा, तो आप लोग पूछ सकते हो। 2 दफा तो पूछ सकते हो, तीसरी दफा नहीं पूछना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि फिर वो क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का नाम क्या है? प्लेन एनालिटिकल जियोमेट्री। अब प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपकी बाकी शेप्स भी आती हैं। बाकी शेप्स का मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो आपके बाकी शेप्स भी हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 7 जो है वो सिर्फ डील करता है स्ट्रेट लाइन से। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। तो जब मैंने स्ट्रेट लाइन लिख दिया है, इसका मतलब ये कि इस चैप्टर में फिर कोई पैराबोला या कोई कर्व चीज नहीं आएगी। वैसे नॉर्मली कर्व का वर्ड जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के लिए भी बोला जाता है। कर्व अगर जनरलाइज ब्रॉड सेंस में बोले ना, तो वो कर्व्स के अंदर वो स्ट्रेट लाइन उसको भी ले आते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली जो हम कर्व का वर्ड यूज कर रहे होते हैं वो फिर उसी के लिए करते हैं कि जिसके अंदर कोई ना कोई जो स्ट्रेट ना हो। सिंपल सी बात है, इससे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये चैप्टर है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अब दैट्स वाई मैंने अपनी वीडियो ऑन की थी, क्योंकि मेरी टीचिंग में ना ज्यादातर वो क्वेश्चन सॉल्व करने से हटके मेरी शक्ल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग में से कोई मोबाइल यूज कर रहा है ना, तो वो राइट की तरफ स्वाइप करके मेरी शक्ल देख सकता है, क्योंकि मैं अब काफी बातें समझाऊंगा इस क्लास में। ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सारे टॉपिक डिस्कस हो रहे होंगे 7.1 के। तो सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा मैं दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कि आप लोग जो बचपन से ज्योमेट्री पढ़ते हुए आ रहे थे ना, जिसको हम सिंपल प्लेन ज्योमेट्री कहते थे, वो प्लेन आप लोगों के लेवल पे उसको बोला जाता था। आपने कभी ये नाम सुना नहीं था, लेकिन उस ज्योमेट्री का नाम हुआ करता था यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यार मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ इस भाई की दोबारा। या तो ये आई है या ई है, कंफर्म कर लेना।
यूक्लिडियन मतलब एल के बाद है तो आई आता है, ई आता है। ये वो ज्योमेट्री थी जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए थे। ऑब्वियसली इस ज्योमेट्री की हर चीज आपको नहीं बताएगी, लेकिन इस ज्योमेट्री में आप करते क्या थे? लाइंस ड्रॉ करते थे, आपके पास सर्कल ड्रॉ किया करते थे। अच्छा, उसके बाद करते क्या थे? लाइंस के दरमियान डिफरेंट थ्योरम प्रूव करते थे। फॉर एग्जांपल, आप ये बड़ा मशहूर एक थ्योरम है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा, और आप लोगों ने बचपन से सर्कल से रिलेटेड बातें पढ़ी हुई थी कि अगर कोई लाइन, ये मुझे नहीं पता आप लोगों के मैट्रिक लेवल पे पढ़ी है नहीं पढ़ी, कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो सर्कल के ऊपर, और उसके ऊपर आप अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो वो सेंटर से पास करती है। ये बेसिकली आप लोग सारे थ्योरम पढ़ा करते थे, उसके बाद लाइन रेज ड्रॉ किया करते थे, एंगल मालूम करते थे। एंगल किस तरह मालूम करते थे? एक वो डी आती थी जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करते थे, कंपासेस से करते थे। कहने का मतलब है ये जितनी ज्योमेट्री में आप ये चीजें, एंगल, लेंथ, ये सब मालूम किया करते थे, इसके अंदर आपकी कोई और टेक्निक नहीं होती थी। सिर्फ ये होती थी कि आप चीजों को कंपासेस इन चीजों से ड्रॉ करते थे, उसके बाद जो भी आप रिजल्ट निकालते थे, जो भी आप प्रूफ करते थे, वो एक अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक नहीं, लॉजिकल अच्छा वर्ड होता है, आप उसी से रिड्यूस किया करते थे कि यार अच्छा ये थ्योरम अब ये है, अच्छा अगला स्टेप ये होगा, इस तरीके से प्रूफ किया करते थे। वहां पे आपने कभी कोई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, कोई कोऑर्डिनेट, कोई इक्वेशन, कोई अलजेब्रा नहीं उसके अंदर इंक्लूड आपने इंसर्ट की थी। तो सिंपल ये इक्लूडियन ज्योमेट्री हुआ करती थी, जिसकी बाकी बातें आपको नहीं पता, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा जिनका जानना जरूरी है, लेकिन बेसिक लेवल पे आप लोग ये पढ़ा करते थे। अब जो आप पढ़ोगे ना, ये होगी एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में और यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे, उसमें फर्क क्या होता है? ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है ना, इसमें आप करते क्या हो? इसमें आप अलजबरा इंसर्ट कर देते हो। ऐसी ज्योमेट्री, ये मैंने अपने पास डेफिनेशन भी लिखी हुई थी, आप लोगों की भी मिल जाएगी डेफिनेशन में। मैंने की पॉइंट अपने पास नोट किए थे। बाय द वे, मुझे 6 साल हो गए टीचिंग करते हुए। एक चीज जो मैंने बतानी है आप लोगों को, कि जब भी मेरी कोई क्लास होती है, मेरे ख्याल में छठा साल है जिसमें मैं चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर दफा सेकंड ईयर को तो मैं लाजमी पढ़ाता हूँ। और ये फिर मैंने लेक्चर बनाया अपना। मैं हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट होती है, मैं उससे पहले बैठता हूँ, सोचता हूँ, बुक को देखता हूँ, बोलता हूँ इसमें क्या क्या पॉइंट है जो मैंने बच्चे को बताने हैं, वो सब मैं अपने पास लिख लेता हूँ पूरे, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो लेक्चर मैं हमेशा बनाता हूँ, चाहे मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, मुझे 40 साल भी हो जाए। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैं गूगल भी करता हूँ, फिर शायद कोई नई बात हो। तो ये मेरी चीज। अच्छा, एक और, अब ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना अपने पास, मुझे याद आ गया। ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसके डिफरेंट नाम है, मैंने पहली क्लास में भी बताया था। इस एनालिटिकल ज्योमेट्री को आप ये भी कहते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें आप कोऑर्डिनेट यूज कर रहे होते हो। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी आती है, ठीक है। इसी तरीके से इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। कार्टेशियन ज्योमेट्री मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आप लोगों को बताया था, कि जो हमारा साइंटिस्ट था डेस्कार्ट के नाम से, इसके नाम पे रखा गया है। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो सिस्टम यूज कर रहे होगे ना, आपने देखा होगा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, मैं आगे जाके ऑब्वियसली उसके बारे में बताऊंगा। तो वो इसी ने असल में बेसिकली दिए थे, दैट्स वाई इसके नाम पे कार्टेशियन ज्योमेट्री रखी गई है। तो ये 3 नाम है। तो बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री में होता क्या है? एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करती है, ठीक है। किस चीज के लिए यूज करती है? पॉइंट्स, लाइन, कर्व्स, इन सबको स्टडी करती है यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या मतलब है इसका? लाइंस, सर्किल्स, ये तो आपने पहले भी पढ़े थे। इस ज्योमेट्री में खास बात क्या होगी? इस ज्योमेट्री में खास बात ये होगी कि आप इन लाइंस, इन सर्किल्स, इन कर्व्स को स्टडी करोगे यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आपने किया क्या? जो एक सिंपल ज्योमेट्री हुआ करती थी जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे, उसमें आपने अलजेब्रा इंसर्ट कर दिया। अब वही लाइंस, वही रेस, वही परपेंडिकुलर लाइंस, वही सर्किल्स, उनको आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करोगे। उसके बाद उनको एनालाइज करोगे, उनको स्टडी करोगे। एनालाइज का मतलब क्या है? उनकी लेंथ निकालोगे, उनका एंगल आपने निकाल लिया, अच्छा स्लोप निकाल लिया आपने, सेंटर निकाल लिया सर्किल का। ये सारी चीजें आप मालूम कर रहे होगे, लेकिन अब किस तरीके से मालूम करोगे? यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आप ये समझ लो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जो आप लोग एक क्लासिकल ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ा करते थे, उसको आपने कंबाइन कर दिया। ये जो ज्योमेट्री आपके पास आएगी, इसको आप बोलोगे एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में दो ही पोर्शन है, एक एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक कैलकुलस है। और आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए, कोई पूछ ले एनालिटिकल ज्योमेट्री होता क्या, करते क्या है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले बताओ कि जो क्लासिकल ज्योमेट्री थी, उसको हमने अब उसके अंदर अलजबरा इंसर्ट किया। क्या मतलब? कि हम वही चीजों को स्टडी करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। ये पूरा हम करेंगे अलजेब्रिक, सॉरी, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। अब उसके अंदर दो क्वेश्चन होंगे, एक चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन का, और एक चैप्टर होगा कर्व्स का। कर्व्स में हम 4 शेप्स पढ़ेंगे, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला।
ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया एनालिटिकल ज्योमेट्री का। कोई सवाल है तो आप लोग दरमियान में पूछ लिया करना। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है कि मेरा पूरा इंतजार करो। अच्छा जी, ये जो दो वर्ड यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, प्लेन और एक जगह पे आएगा सॉलिड, तो याद रखो इसके साथ प्लेन लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। प्लेन जब भी यूज होता है तो टू डायमेंशन शेप के लिए यूज होता है। तो ये बस चीज आपके जहन में होनी चाहिए, प्लेन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन। जो कि ऑब्वियसली रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सॉलिड पढ़ने से पहले आपको प्लेन के अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे तो सॉलिड पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो जब भी सॉलिड एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात की जाए, या कभी ये भी वर्ड यूज होता है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर हो गई, इसका मतलब थ्री डायमेंशन की बात की जा रही है। प्लेन फिगर होगी, इसका मतलब टू डायमेंशन की बात की जा रही है। तो जब भी आप सॉलिड मैथ में पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब वो आपको बताना चाह रहे हैं थ्री डायमेंशन। ये बड़ा ही मशहूर सवाल था, मुझे याद है इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का वाइवा था, या किसी और सब्जेक्ट का था आई गेस, इंजीनियरिंग में। तो वहां पे ना वाइवा लेते हुए तीन चार हम थे, सर ने बुला लिया था हमारा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो एक क्वेश्चन उसमें पूछा ये था, अब ये बहुत बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कि एक हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, एक स्क्वायर ब्लॉक पड़ा हुआ था। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछना है एक्चुअल उसका वर्ड। तो वो एक स्क्वायर ब्लॉक पड़ा हुआ था, तो सर ने पूछा ये क्या चीज है, एक स्टूडेंट से, मुझसे नहीं पूछा, एक और स्टूडेंट से पूछा था कि क्या चीज है, तो उसने बोला स्क्वायर। सर ने कहा तुम तो उठो सबसे पहले। उसको लिटरली वहां से निकाल दिया था वाइवा से। तो आप लोग बता सकते हो वो चीज क्या थी, उसने क्या गलती की थी? क्यूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये चीजें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्क्वायर जो है वो टू डायमेंशन है। स्क्वायर रियल में आप स्क्वायर नहीं बोल रहे होगे। अगर आपको कोई स्क्वायर नजर आ रहा होगा तो वो क्यूब होगा, या वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर होगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना किसकी, आ, यार मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब ऐसी एक शेप है पूरी जिसकी लेट से साइड जो है वो स्क्वायर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो रेक्टेंगल है। मतलब साइड उसकी फ्रंट बैक आप इस तरह कर लो, स्क्वायर है लेकिन कुछ रेक्टेंगल है, तो क्यूबॉइड आप बोल रहे होते हो। इसी तरह रियल में ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, प्रिज्म आप बोल रहे होते हो। उसके बाद आगे भी पिरामिड भी इस टाइप की चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये बेसिक फर्क टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। इसी तरह सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता, स्फेयर होता है आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार प्लेन का मतलब टू डायमेंशन, सॉलिड का मतलब थ्री डायमेंशन। तो अभी आप जो भी चैप्टर 7 चैप्टर 8 में जो भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे, वो सब टू डायमेंशन के अंदर ही होंगे। उसमें दो ही एक्सिस होंगे, दो ही कोऑर्डिनेट यूज करोगे, एक्स वाई आपको नजर आ रहा होगा, जेड नजर नहीं आ रहा होगा। जब आप तीसरी डायमेंशन की बात करते हो तो फिर हम एक तीसरा वेरिएबल लिखते हैं जेड, वो आप लोगों को अभी कहीं नजर नहीं आएगा। तो जो भी आप पढ़ोगे ये सारा प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें सॉलिड का कुछ नहीं आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है। खैर ये जो यूक्लिडियन था ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, बेसिक आप लोगों ने बातें बचपन में पढ़ी थी। एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है, इसी तरह एक और होती है जिसको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। अच्छा, इसी टाइप की बहुत सी ज्योमेट्रीज होती हैं, अगर आप लोगों को शौक हो आप लोग सर्च, सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना, तो चैट जीपीटी, गूगल, पता नहीं क्या क्या सिचुएशन आजकल, मतलब सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हो। मैं हर चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है ये। तो ये दो ज्योमेट्री हैं, और भी बहुत सी आपकी ज्योमेट्री होती है, टोपोग्राफी भी होती है, आप जाके सर्च करो, काफी आप लोगों को मिल जाती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री की एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसके आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके पोस्टुलेट हुआ करते थे, बड़े मशहूर से पोस्टुलेट होते थे। मेरे जहन में कोई नहीं है, जो पांचवा पोस्टुलेट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मेरे है, लेकिन मुझे इतना पता है जो शुरू के चार पोस्टुलेट थे ना, वो बहुत ही बच्चों वाले हैं। वो जाके अगर आप पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी यार, वो चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगी। तो वो कोई, आप लोग कहोगे ये क्या चीजें दे दी, क्योंकि जब उसने, जब ये बोला था तो वो बहुत पहले का दौर था। आप अब तो मैथ पूरी स्टेब्लिश है, आप लोगों को बच्चे बच्चे को चीजें पता है। तो वो जाके आप लोग देख लेना, चार पोस्टुलेट तो बहुत आसान है। ये जो पांचवा था ना, इसके अंदर मसला हुआ था, तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आई थी। वो पांचवा क्या था वो थोड़ा सा देख लो क्योंकि अच्छी चीज है वो। पांचवा पोस्टुलेट ये कहता था, वो बेसिकली बताता था चेक करने के लिए कि यार क्या जो पैरेलल लाइन है वो पैरेलल लाइन है नहीं। मतलब अगर आपने चेक करना हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो कैसे आप चेक करते हो, वो पांचवा पोस्टुलेट बताता था। और वो क्या कहता था कि यार अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मैं दो पैरेलल लाइन बना ली है, ठीक है। तो इन दो पैरेलल लाइन में आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन कट करूंगा किसी भी एंगल के ऊपर, लेट से मैं इस तरह कट कर देता हूँ, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल होंगी, तो फिर जो इनके इंटीरियर एंगल होंगे ना, जो सेम पोजीशन में होंगे, मतलब कौन कौन से एंगल, लेट कर लो ये वाला एंगल, इसी तरह ये वाला एंगल, जो सेम साइड के ऊपर लाइन जब डिवाइड करेगी, दो साइड बन गई ना, एक को आप लेफ्ट कह दो राइट कह दो, जो भी है, दो साइड्स हो गई हैं। तो सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है, ये मैंने बनाया, ये ए और बी। अगर आप ए और बी को आपस में ऐड करो और सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल है। दूसरी साइड पे भी आप कर सकते हो, आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा पैरेलल लाइन में इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर इसका सम 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। क्या मतलब, अगर मैं आपके सामने
इसको मैं मिटा देता हूँ, मेन चीज मैंने ये नहीं सिखानी थी। मैंने मैंने बताना जो लाइन पैरेलल नहीं है वो कैसी लिखती है, कैसी दिखती है आपको। लेट कर लो, एक लाइन में इस तरह बनाता हूँ, या ये सीधी कर देगा उसको, हद है। चलो हम भी टेढ़ा कर सकते हैं। अच्छा, और एक लाइन जो है वो कंसीडर कर लो इस तरीके से बन रही है, नहीं ये तो मजा नहीं है। हाँ चलो सही, अब ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है कि पैरेलल नहीं है। तो लेट से अगर दो लाइन है, और अगर आप एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हो, और आप ऑब्जर्व करते हो कि ऑब्वियसली अगर जब इस तरफ आप एंगल निकालोगे ना, ये वाला एंगल जो है ये आपको 180 डिग्री से ग्रेटर मिलेगा, करके देख लेना, मैं भी, ये मेरा टॉपिक नहीं है। ये 180 डिग्री से ग्रेटर मिलेगा, लेकिन एक साइड ऐसी होगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है ना उसमें दोनों तरफ जब आप सम करोगे 180 डिग्री आएगा। लेकिन जब लाइन पैरेलल नहीं है, तो ऑब्वियसली जब दो लाइन पैरेलल नहीं होती तो वो एक तरफ से इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी तरफ से नहीं करेंगी। आपको दिखने में लग रहा है फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, तो ये इस साइड से जाके इंटरसेक्ट करेंगी, इस साइड पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये तो डाइवर्स कर रही होंगी इस साइड से। तो होगा ये कि एक साइड पे एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होगा अगर आप सम करोगे, और हम नॉर्मली फोकस कर रहे होते हैं उस साइड पे जिसमें एंगल कम हो रहा होता है, जो पोस्टुलेट में लिखा हुआ है कि अगर आप ये वाला एंगल कैलकुलेट करोगे ना, ए और बी, जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका सम जो है 180 डिग्री से कम आएगा। ये उसका बेसिकली पोस्टुलेट था कि अगर दो लाइंस हैं, आपने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, अगर सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उनका सम जो है अगर 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइन नहीं है। अगर आप उस साइड पे उन लाइन को एक्सटेंड करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये पहली दफा यूक्लिडियन ने आपको डेफिनेशन दी थी कि पैरेलल लाइन को आपने डिस्क्राइब किस तरीके से करना है। ये वो फिफ्थ पोस्टुलेट था। अब जो इसको फॉलो नहीं करता, इसका मतलब वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो जाती है। यहीं से मैंने एक और टॉपिक ट्राइंगल्स का आपको बताना है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मैं उस पर ज्यादा लगाऊंगा। तो ये बेसिकली पांच पोस्टुलेट दिए थे, ऑब्वियसली आपने ज्योमेट्री में, आई गेस मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी, क्योंकि मैट्रिक में यूक्लिडियन की बहुत इजी चीजें आपको बताई थी, लेकिन पैरेलल लाइन से रिलेटेड बाकी चीजें आप लोगों को पता थी। एक और चीज है जो नॉर्मली हम वही यूज कर रहे होते हैं, ये एक प्ले फेयर साइंटिस्ट था, इसका भी एक पोस्टुलेट हुआ करता था जो इसी से रिलेटेड था, और वो बड़ा इजी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसने इसी पैरेलल लाइन से इसका सिंपल वर्जन दिया था, और उसका जो पोस्टुलेट है ना वो बेसिकली बताता है कि एग्जैक्टली एक ही लाइन पैरेलल हो सकती है। मतलब अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल इसका पॉस्टुलेट ही बता दें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसने पॉस्टुलेट में क्या दिया था कि अगर आपके पास एक लाइन ड्रॉ है किसी भी एंगल पे, नॉर्मली हम इस तरह बनाते हैं, लेकिन आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, इस तरह बना दो आप, कि आपने एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा, और एक आपके पास एक पॉइंट है, तो उसने पॉस्टुलेट ये बोला था कि यार ये जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया है इस पे आप इनफिनिट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इनमें जस्ट एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। क्या मतलब? भाई लाइन तो मैं हजार किस्म की ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन में इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन में इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन में इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन पोस्टुलेट ये कहता है कि एग्जैक्टली एक ऐसी लाइन होगी जो जो हमारी गिवन लाइन थी ना, ये जिसको एल हम बोल देते हैं, इसके एक ही पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो है समवेयर इस तरीके से होगी। ये वो लाइन होगी जो एक ही लाइन आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो प्ले फेयर ने हमें ये बताया था कि जब आपके पास एक लाइन हो, एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से आप एक ही लाइन बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो जो कि पैरेलल होगी। तो प्ले फेयर ने बेसिकली बताया था कि एक ही पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करेगी, जबकि जो यूक्लिडियन था इसने बताया था कि यार पैरेलल लाइन को पहचानना किस तरीके से। ये बेसिकली पैरेलल लाइन और ज्योमेट्री, और बेसिक सी ज्योमेट्री, क्लासिकल ज्योमेट्री पढ़ते तो उनसे रिलेटेड सारी बातें। नॉन यूक्लिडियन के ऊपर मैं एक बात बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की होगी, है कि हमेशा जब आप ट्राइंगल पढ़ते हो, जो आपने ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल के अंदर बड़ी एक मशहूर प्रॉपर्टी है, जो कोई बताना चाहे बता सकता है, बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक काफी कॉमन है जो सबको पता होनी चाहिए वैसे, और पता होगी भी। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक भी नहीं बता सकते। भाई ट्राइंगल के अंदर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, आई गेस अब तो सबको पता ही चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। वो है कि सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये आपने बातें पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर। जब मैं आ जाऊंगा नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, तो ये सब आप भूल जाओ कि एग्जिस्ट करता है। ये वो बात है इंपॉर्टेंट जो मैंने बतानी थी, क्योंकि ये आई होप किसी को भी नहीं पता होगी पर। तो ये जो आप लोग शरीफ का ट्रायंगल पढ़ते हुए आए थे ना, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हुआ करता था, जिसमें अच्छा ये भी एक उसका पोस्टुलेट था कि सम ऑफ एंगल जो है 180 डिग्री होते हैं। जैसे ही आप नॉन यूक्लिडियन में चले जाते हो, नॉन यूक्लिडियन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी ज्योमेट्रीज होती हैं। एक को आप हाइपरबोलिक ज्योमेट्री कहते हो,
एक को आप इलेक्ट्रिकल ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्री भी बोल रहे होते हैं। इसको बेसिकली अर्थ जो है ना, आप ये समझ लो कि वो स्फेरिकल ज्योमेट्री उस पे होती है। अर्थ कोई प्लेन फिगर नहीं है, एक स्फेरिकल है, तो उस पे आप प्लेन के रूल लगा ही नहीं सकते। होगा ये, आप जब भी कोई अर्थ पे ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, अर्थ बेसिकली मैं देखो खर्चा कर कर आया हूँ, खर्चा नहीं, मेरा पहली बॉल पड़ी हुई थी, ये बेसिकली आपकी अर्थ, अर्थ तो नहीं है ऐसी, लेकिन एज्यूम कर लो। इस पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, जितनी भी आप ड्रॉ करोगे कर्व होंगी। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट ट्राइंगल ड्रॉ हो ही नहीं सकता। तो ये अगर आप इससे बेस्ट एनिमेशन में जाके देखना, तो जब भी आप जो स्फेयर पे जब ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। वो कुछ दिखने में इस टाइप का लगता है आपको। इस टाइप का ट्राइंगल नजर आएगा आपको। ये उसके तीन वर्टिसेस आप कह लो। और जब कर्व लाइन होती है ना, उनके दरमियान एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिकली आप उन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो ये जो वर्टेस है ना, इन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो बेसिकली कर्व्स के दरमियान एंगल होता है। बहरहाल, तो जब आप इसमें ट्राइंगल, इसमें एंगल का सम निकालोगे, तो हमेशा आपका 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। हमेशा सम 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। सबसे मिनिमम जो होगा ना, वो 180 डिग्री पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्योंकि जब आप कोई भी अर्थ का एक पॉइंट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ही छोटा पॉइंट लिया जो दिखने में आपको ऑलमोस्ट प्लेन लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा, लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ ना कुछ कर्व पोर्शन होगा। अब आप नॉर्मल कोई सवाल अगर कर ले, आपको पता है आज से पता नहीं 50-100 साल पहले लोग बोला करते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है पूरी। इवन अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं लोग जो कहते हैं अर्थ फ्लैट है। तो क्योंकि अगर आप रियल ऑब्जर्वेशन करोगे, आपको नजर आएगा कि अर्थ राउंड है, वो तो कहते हैं फ्लैट है उसको। तो रियल में आपको थोड़े से आप डिस्टेंस पे जाओगे, आपको वो कर्वनेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है। वो जब आप दूर से देखोगे तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो अगर आप छोटा सा भी हिस्सा पिक कर लोगे ना, तो उसमें भी सम 180 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर ही होगा, क्योंकि फिर भी कर्व तो है ना वो। तो इसलिए जो, ये नाम क्या है, सर रिजवान। एक स्टूडेंट आया सर रिजवान के नाम से, मेरी क्लास में सर रिजवान भी है। तो चेक तो करेंगे नाम। यार एक स्टूडेंट आया इसका, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग अपने नाम से आना, तो ये सर रिजवान नाम रखा हुआ है। तो आपका नाम क्या है, किस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है? मुझे जल्दी से बता देना, वरना मैं फिर वो क्लास से रिमूव कर देता हूँ, दोबारा कोई स्टूडेंट आ नहीं सकता फिर, एक दफा अगर आप रिमूव हो जाओगे। तो आपका नाम क्या है वो मुझे बता दो असल। क्योंकि जितना मुझे पता है कि मेरी ग्रुप में कोई रिजवान के नाम का स्टूडेंट नहीं है। तो अगर आप किसी और के अकाउंट से यूज कर रहे हो, कोई मसला नहीं, मुझे ओरिजिनल अपना नाम बता दो। अच्छा, एक रिजवान के नाम से है, सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये स्फेरिकल ट्रायंगल में हमेशा सम जो है 180 डिग्री होता है। अगर आप सर्च करो तो मैक्सिमम आपका 500 से ऊपर, 540 के आसपास भी हो सकता है। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 540 होगा, जब वो हेमिस्फेयर पे आप पूरा बना रहे होगे, लेकिन खैर वो अलग चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल ट्रायंगल पढ़ा करते थे, उसमें होता था कि 180 डिग्री है, लेकिन जब आप स्फेरिकल ट्रायंगल अब ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, इसमें आप देखोगे एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर होंगे। अच्छा, दूसरी जो हाइपरबोलिक है ना, इसमें उल्टा होगा, इसमें ट्रायंगल आपके इस टाइप के बनेंगे। नहीं, इस तरह नहीं, एक सेकेंड। इसमें आपके ट्रायंगल इस तरह से होंगे। क्योंकि एक हाइपरबोला को आप देखोगे ना, ये पाकिस्तान में तो आते नहीं, यहाँ पे ना एक, किसी को पता है तो प्रिंगल्स नाम के एक स्नैक्स होते हैं, अगर किसी को पता है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत होते हैं प्रिंगल्स नाम के, वो लेस टाइप का जायका होता है उनका। लेकिन वो प्रिंगल्स उनको कहते हैं, वो एक बॉक्स के अंदर होते हैं, शायद पाकिस्तान में भी होते हैं, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी वाइफ के लिए लाता हूँ, तो मुझे पता है प्रिंगल्स टाइप के। अगर आप उसकी शेप देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा वो इस टाइप की शेप होती है पूरी, यूं करके ये एक शेप बन रही होती है। तो उस वाली वो हाइपरबोलिक बेसिकली आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसमें अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का बनेगा, और इसमें हमेशा सम जो है 180 डिग्री से कम होगा। हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। वो डिपेंड करेगा कर्व पे, वो 0 डिग्री के आसपास भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इस वाले ट्राइंगल में हमेशा सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ये सारा बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी ज्योमेट्री की ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। क्वेश्चंस आप पूरे कोर्स में करते रहोगे, चैप्टर 7 भी खत्म हो जाएगा, कैलकुलस भी खत्म हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। मेन चीज आपको आइडिया क्लियर होगा कि यार दुनिया में ज्योमेट्री क्या है, दुनिया में चीजें एग्जिस्ट क्या कर रही हैं, क्या दुनिया में सारा चीज चल रही है। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट किस्म की सिचुएशन बता दी हैं, जिसमें सेम आपका ट्राइंगल बोला जा रहा है। मुझे इसका नाम नहीं पता, इसको स्फेरिकल ट्राइंगल, इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, या तो हाइपरबोलिक ट्राइंगल बोलते होंगे, कोई नाम ऐसा मुझे पता नहीं है। सर्च करना, अगर पता चल जाए मुझे बता देना। इसको मुझे पता है स्फेरिकल ट्रायंगल बोल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली 3 किस्म के मैंने आपको ट्रायंगल बता दिए, कि जब आप अपनी ज्योमेट्री से निकल के दूसरे चीज में आते हो ना,
तो चीजें सारी चेंज हो चुकी होती हैं। तो दैट्स वाई हम जो ये कोर्स है ना, इसके अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। हमारे पास बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब उस पे अगर आप आओ, आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे अगला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ोगे, इवन सेकेंडरी में भी इतना नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पे दूसरा सबसे पहले आएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आपके पास आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आपके पास आएगा साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। साइलेंड्रिकल की स्पेलिंग क्या होगी? साइलेंड्रिकल। यार देख लेना, मैं स्पेलिंग में बड़ा कच्चा हूँ। नहीं, ये साइक्लिक कुछ होगी है। एक सेकंड। साइलेंड्रिकल ज्योमेट्री, सॉरी साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। हम जो है ना वो सिर्फ कार्टेशियन पढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से बाहर जाते हो तो चीजें डिफरेंट हो चुकी होती हैं। आप अर्थ को देख लो, अर्थ में क्या एक्स वाई एक्सिस होता है? कोई बता सकता है अर्थ में कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज होता है? उसको वैसे तो जियोग्राफिकल या कुछ कहते होंगे, नाम पता नहीं, मैंने लिखा होगा शायद कहीं ना कहीं। वैसे ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम इसका। लेकिन कोई कह सकता, कोई बता सकता है कि यार अर्थ में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या यूज करते हैं? मतलब हमें एक्स वाई एक्सिस पता होता है कि अर्थ में भी एक्स वाई एक्सिस है हमारे पास? किसी को पता है? कोशिश करो माइक्रोफोन ऑन करके बात किया करो, क्योंकि फिर ना टाइम भी बचता है और वो बंदा सही तरह एक्सप्लेन भी कर लेता है। किसी को पता है अर्थ में क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा होता है? ये किस नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड। बचपन से सुनते हुए आ रहे हो क्या? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं तो वो क्या है? कराची की पोजीशन अभी क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में? मिल जाएगी फौरन ऑल्टीट्यूड कितना है कराची का। दुनिया में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर किसी चीज, किसी की पोजीशन शो ही नहीं कर सकते आप। ये इसके बारे में चलो मैं बाद में बता दूंगा अभी। लेकिन ये बेसिक बात पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अर्थ में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड से आप किसी भी लोकेशन, कोई भी चीज बता रहे होते हो आप। इवन आप गूगल मैप पे जाओगे, कोई जब आप सर्च करते हो ना, तो वहां पे एट दी एंड अगर आप सर्च करो ना, नीचे उसके बारे में जब लोकेशन पूरा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, एंड पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए होते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। तो मैं ख्याल में काफी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, अब इतना ज्यादा डिटेल में जाने की और जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो स्फेरिकल या जो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ना, इसमें पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर ये जो ये हाइपरबोलिक वाली है, इसके अंदर तो सब लाइन डाइवर्ट्स कर रही होती हैं। को एक इस तरह जा, क्योंकि इस टाइप के कर्व होते हैं ना। तो एक लाइन इस तरह अगर आप बनाई हुई है, एक लाइन इस तरीके से बन रही होगी या इस तरीके से बन रही होगी, तो वो कभी आपस में पैरेलल ही रहती हैं। मतलब मैंने जुमला शायद गलत बोल दिया। वो सारी लाइन ही पैरेलल होती हैं। हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता कोई लाइन पैरेलल नहीं है, सारी लाइनें पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा होता। क्योंकि वो लाइन की वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे होते हैं, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। जबकि स्फेरिकल में सारे इंटरसेक्ट ही कर रहे होते हैं। अगर मैं इस टाइप की लाइंस बना, किस तरह मैं समझाऊं? जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब आपने अर्थ का देखा होगा ना, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो अगर आप देखो सारी लाइन इस तरीके से होती है, यूं जा रही होती है, फिर दूसरी इस तरीके से, सब आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर। तो जो स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है उसमें कोई लाइन पैरेलल बन ही नहीं सकती, उसमें सब इंटरसेक्ट कर रही होती है, क्योंकि सब एक दूसरे की तरफ जा रही होती है। आपने मैग्नेटिक फील्ड भी देखी होगी, अगर आपको याद होगा तो जिस टाइप की लाइंस होती हैं, तो आपस में हमेशा इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। अगर आपने वो मैग्नेटिक देखा होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हुई होती है। तो कहने का मतलब है स्फेरिकल में सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, कोई पैरेलल नहीं होती। हाइपरबोलिक में सारी आपस में पैरेलल होती है इन्फिनिटली। ये सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। बहरहाल अब जरा टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक जो है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। हमारी जो, अगर आप 7.1 पे आओ, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दी है, कोई सवाल है उससे आप लोग पूछे ना। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? अच्छा, दो वर्ड आप लोग पढ़ोगे, एक आप भी आप पढ़ रहे हो एनालिटिकल, एक होता है न्यूमेरिकल। क्योंकि ये आप लोग का ना एक चैप्टर भी है। तो ये दो वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनालिटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। बेसिकली मैं सॉल्यूशन की सेंस में बात कर रहा हूँ अभी। बहुत सी टॉपिक की सेंस हो सकती है, मैं अभी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। एक एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है और एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है। एनालिटिकल सॉल्यूशन ये होता है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो। जबकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ये होता है कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास नहीं आता, न्यूमेरिकल में आप अप्रोक्सीमेशंस करते हो। जितने आपके जो कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, अगर आप देखो सब न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। आप एक सस्ता कैलकुलेटर उठा के लाओ, आप एक महंगा कैलकुलेटर उठा के लाओ, और आपको इर्रेशनल नंबर कैलकुलेट करो। आप ऑब्जर्व करोगे, इर्रेशनल छोड़ो, सिंपल है, साइन 43 डिग्री कैलकुलेट कर लो आप। तो एक सस्ता वाला कैलकुलेटर की थोड़ी सी जो डेसिमल वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगी एक अच्छे वाले कैलकुलेटर की, या अगर आप कोई सुपर कंप्यूटर या कोई अच्छी मशीन यूज कर रहे हो कैलकुलेट करने के,
उसकी एक्यूरेसी अलग होगी, उसमें डेसिमल अलग आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आप, इवन जो कैलकुलेटर आप सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड कर रहा है। साइन 43 डिग्री की वैल्यू कैसे आ रही है, ये कैलकुलस में आपको पता चलेगी। साइन 43 डिग्री की तो सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। साइन 45 की कर सकते हो, साइन 30 की कर सकते हो, साइन 43 डिग्री की कैसे करोगे? तो ये अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कर रहा होता है। अब आपकी जितनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन होती है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है। न्यूमेरिकल मतलब आप एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, आप अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हो उसके अंदर। अब जितनी अच्छी आप टेक्निक यूज करोगे, न्यूमेरिकल जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे न्यूटन का मेथड्स हैं, ऑयलर्स के मेथड, डिफरेंट साइंटिस्ट के मेथड्स होते हैं। तो जितना अच्छा आप मेथड यूज कर रहे होगे, आपको न्यूमेरिकली उतना अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो एनालिटिकल का मतलब होगा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, न्यूमेरिकल का मतलब होगा कि आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो ये दो वर्ड भी आपने देखना है। तो ये चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री में डेफिनेटली आप एनालिटिकली सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, चाहे आप स्लोप लाइन का निकाल रहे हो, आप लेंथ निकाल रहे हो, कुछ भी आप चीजें निकाल रहे हो, वो एग्जैक्ट आपको मिल रही होंगी। ये पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है ना आपकी बुक में, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला की मैं डेरिवेशन करवाता हूँ, जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पेपर में आती है आपकी, लेकिन ये वो पहला फॉर्मूला होता है जिससे मैं बच्चों को, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो इंट्रोड्यूस होता है बच्चों के सामने पहली दफा। आप लोगों ने पहले भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इससे रिलेटेड पता होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो अभी एमसीक्यूज में भी आती हैं और बाकी जगह भी आ रहे होते हैं वो। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, बहुत दफा मैंने बताया कौन सा यूज करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वो मैंने नाम उनके लिखवाए में, अगर आपको शौक हो। और मजे की बात यह है कि पोलर वाला थोड़ा सही है, बाकी स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बहुत मुश्किल कोऑर्डिनेट है। और इससे आपकी जान नहीं छूटेगी, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। एक फॉर्म होगी कार्टेशियन वाली, एक फॉर्म होगी स्फेरिकल वाली, एक होगी सिलेंड्रिकल वाली। उसके अंदर सिंबल्स भी बड़े अजीब से होते हैं और वो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है। लेकिन हम वो यूज क्यों करते हैं? वो यूज इसलिए करते हैं कि जो रियल सिस्टम होता है, रियल में आपके पास सिलेंड्रिकल आ गया, अब सिलेंड्रिकल में कार्टेशियन यूज करोगे। स्फेरिकल आपके पास स्फेयर आ गया, अब कैसे उसके कोऑर्डिनेट आप यूज करोगे? तो आपको रियल में कार्टेशियन नहीं यूज कर पाओगे, तो आपको मजबूरन ये सिस्टम यूज करने पड़ेंगे। और रियल में ये मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस ही हैं। आप लोगों के लेवल पे सिंप्लिसिटी बड़ी आसान की होती है। इसी तरह आप लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, सिंपल एक डी के साथ डेरिवेटिव पढ़ोगे, लेकिन रियल में डी वाला डेरिवेटिव यूज होता नहीं है। रियल में एक टेढ़ा वाला डी यूज होता है, पार्शियल डेरिवेटिव जिसको कहते हैं। क्योंकि जो आपका रियल सिस्टम है, वो उसी से आप मॉडल कर सकते हो। आप रियल सिस्टम को नॉर्मल डेरिवेटिव से मॉडल नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत दफा शायद आप लोगों को बताया नहीं, जब मैंने मास्टर्स में थीसिस किया था, उसमें जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे, उसमें नॉर्मल डी होता ही नहीं था, उसमें पार्शियल आया हुआ होता था। क्योंकि रियल में सिस्टम काफी चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। उनमें फर्क यही है कि जो नॉर्मल वाला डी है, उसमें एक डिपेंडेंट होता है, दूसरे वाले में, सॉरी, एक इंडिपेंडेंट होता है, बाकी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं सबसे पहले। 2D की बात कर रहे हैं तो दो ही एक्सिस आपको नजर आएंगे, एक इस टाइप का एक्सिस होगा, एक इस टाइप का एक्सिस होगा। इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कह देते हो, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको आप वाई एक्सिस कह देते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स है, वो जरा देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, एक्स कॉमा वाई। ये एक्स कॉमा वाई की डेफिनेशन भी आप देख लो। याद रखो, देखो अब यहाँ पे मैं वो अर्थ वाली बात भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये रियल लाइफ से पता चले कि आप लोगों के गिर्द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहे हैं, आप लोगों ने बस ध्यान नहीं दिया कभी, या किसी ने आपको बताया नहीं है कि जब आप किसी की पोजीशन को शो करते हो, तो रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस के बगैर आप, एक तो रेफरेंस आपको बताना चाहिए यार कहाँ से वो चीज मेजर की जा रही है। दूसरी चीज, आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी जो आप जिसकी पोजीशन बता रहे होगे। जैसे मैं आप कनाडा में बैठा हूँ, एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, तो दोनों की पोजीशन अलग है। क्या यही बोलोगे पोजीशन अलग है? मतलब मैं जाऊं कैसे उसके पास? ये जो आपका पूरा एवियोनिक सिस्टम डिपेंड कर रहा है, ये पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स बनते कैसे हैं? वैल्यूज आपको देनी होती है, तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके बाद आपको वैल्यूज से बताना पड़ता है किसी की एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, कभी आपने नोट किया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? अच्छा, आपने बचपन से जुमला पढ़ा होगा, जीएमटी। जीएमटी का तो आपको पता होगा ना, ग्रीन विच मीन टाइम कहते हैं। कोई मुल्क 1 जीएमटी है, जैसे जो पाकिस्तान है वो +5 जीएमटी पे है, कनाडा -4 जीएमटी पे, 9 घंटे आपसे पीछे है। तो ये जीएमटी जीरो भी तो होगा ना कहीं, वो रेफरेंस है आपका। जीरो याद रखो, हर चीज को रेफरेंस बनाया जाता है। इक्वेटर जो है, इक्वेटर क्या है? रेफरेंस है। अगर आपको याद हो, किसी को ये बातें शायद बचपन में आप लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन मैं लाजमी बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आपकी अर्थ है, तो इसमें दो किस्म की लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, अगर आपको याद हो अर्थ में। पहली बात, ये तो आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल है।
और एक लाइन होती है सेंटर पे जिसको आप इक्वेटर कह रहे होते हैं पूरा। ठीक है। दो किस्म की लाइंस आप यूज कर रहे हो, तो एक आपको काइंड ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल बोल नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली अब आप प्लेन ज्योमेट्री से निकल गए, अभी स्फेरिकल ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो एक लाइन होती है इस तरीके से जा रही होती है यूं करके, इनको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। एक होती है जो काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल जा रही होती है इस तरीके से, इनको आप कहते हो लैटिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड है उसका जो रेफरेंस है वो बेसिकली अगर आपको याद हो वो 0 GMT है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो एक जगह है, आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, ग्रीनविच लंदन में है। ऑब्वियसली उस जमाने में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी पूरी दुनिया में। जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो आज बिल्कुल एक छोटा सा इंग्लैंड रह गया, एक जमाने में इनकी हुकूमत हुआ करती थी, मुसलमानों की भी होती थी एक जमाने में। अगर आप देखो, एक वक्त था कि मुसलमान दुनिया में छाए हुआ करते थे। हजरत उमर के दौर में काफी हुई थी, उसके बाद एक वक्त आया था, अब्बासी खलीफा हुआ करते थे, 600 साल तक उनकी हुकूमत रही थी। उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर, जिसको उस्मानिया, खैर मैं कहाँ निकल जाता हूँ। खैर, तो इसी तरीके से ना ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत हुआ करती थी। ऑब्वियसली गोरों की हुकूमत में बोला जाता था कि सूरज गरूब नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता था, ये बड़ा वर्ड सुना होगा, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पर उन्होंने था, यहाँ पे वो बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, सूरज गरूब कैसे होगा? हर जगहों पे उनकी हुकूमत हुआ करती थी, जहां भी आप जाओगे उनकी हुकूमत है, तो इसलिए बोला जाता था कि सूरज गरूब नहीं होता उनकी हुकूमत में, इतनी बड़ी उनकी फैली हुई हुकूमत थी। खैर, तो जाहिर सी बात है, जो स्टैंडर्ड यूज हुए वो उन्हीं के जमाने में यूज हुए क्योंकि हुकूमत हुआ करती थी, ये मेन वजह है। तो जो एक स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया हुआ ना, वो ग्रीनविच एक जगह है लंदन के अंदर, उसको आपने 0 लॉन्गिट्यूड रखा हुआ है, वहीं से आपने टाइम को डिफाइन किया हुआ है। तो ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इस टाइप की लाइंस आ रही होती है। ये जो बिल्कुल ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री की है, और जो इसके पीछे होगी जो मेरी तरफ है, मैं आप लोगों के एंगल से बता रहा हूँ कि जो सामने ये 0 लॉन्गिट्यूड की लाइन है, और जो मेरे पीछे होगी ये 180 डिग्री की है। और बाकी लाइन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ये होगी 30 डिग्री की, मतलब 30 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री से। फिर एक होगी 45 डिग्री की, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, फिर पीछे अगर आप आओ 130, 150 करते करते 180 डिग्री। इन्होंने दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। इसको आप लोगों के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, इसको आप ईस्ट वाली साइड कहते हो, इसको आप वेस्ट वाली साइड कहते हो। अब यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, लेकिन ये होगा 30 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे होगा वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री इस तरह। तो ये पूरे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपने इस तरीके से बनाई हुई है। ठीक है। तो अगर आप कराची का लेट से लॉन्गिट्यूड देखोगे ना, तो कराची का आपको लॉन्गिट्यूड मिलेगा 68 समथिंग कुछ होगा। मैं अप्रोक्सीमेट अभी बता रहा हूँ, 68 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है कराची का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से आपके रेफरेंस है ना, और मेरे ख्याल में ईस्ट है शायद। यार एक सेकंड ना, गूगल कर लेते हैं, पता चल जाए। खाली 68 डिग्री मेक सेंस नहीं करेगा, जरा गूगल करता भी पता चल जाए। कराची लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अच्छा जी। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो है 67। अच्छा, उसके बाद चलो 67 वाली वैल्यू ले लेते हैं, और भी उसके अंदर वो एंगल्स और वो डिग्रीज लिखे में इतना जरूरत नहीं है। ईस्ट है और लैटिट्यूड है नॉर्थ, 2450। 2450 नहीं है, लेकिन वो 50 सेकेंड्स है, 24.9 या 8 समथिंग वो होगा। बहरहाल, अप्रोक्सीमेट बात करते हैं, इसको 68 कहते हैं, और ये है ईस्ट। और जो आपका लैटिट्यूड है वो है 25 कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये अगर आपका 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, तो ईस्ट कहाँ पे होगा? ईस्ट यहाँ पे होगा। अब आप पोजीशन भी बता सकते हो कराची ग्लोब पे कहाँ पे है। तो पहली बात, ये जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, यहाँ पे कहीं 30 डिग्री होगा, यहाँ पे कहीं 60 डिग्री आ रहा होगा, इसका मतलब कराची जो है ना वो कहीं यहाँ पे। अब एक मसला आपको समझ आ गया होगा, लॉन्गिट्यूड ये पूरा चल रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट अगर मालूम करना है, ये एक लेट से फॉर एग्जांपल 68 डिग्री की लाइन है, ये पूरे 68 डिग्री की लॉन्गिट्यूड की लाइन है, इसमें कराची कहाँ पे है? मैं एक कोऑर्डिनेट से नहीं बता सकता, इसका मतलब मुझे दूसरे कोऑर्डिनेट की भी जरूरत है। भाई ये पूरा क्या कराची इतना बड़ा थोड़ी ना हो सकता 68 डिग्री पे, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है उसकी, तो उसके लिए आप दूसरी चीज यूज करते हो जिसको आप कहते हो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का जो रेफरेंस पॉइंट, अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं इस एग्जांपल से आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, डायमेंशन होना जरूरी है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? इक्वेटर है। तो कोई अगर आपसे पूछे ना लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो इक्वेटर है। और लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट क्या है? 0 लॉन्गिट्यूड, वो ग्रीनविच लंदन से जो लाइन गुजर रही है उसको आपने रेफरेंस रखा हुआ है। तो ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से ऊपर फॉर एग्जाम्पल 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये नॉर्थ जाएगा। क्योंकि अगर ये इक्वेटर है, ऊपर वाली चीज नॉर्थ होती है, नीचे वाली चीज साउथ होती है, ये आपके सिस्टम है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ऑब्जर्व करो, 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर का, उससे ऊपर अगर आप जाओगे 90 डिग्री करते करते 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। इसी तरह इक्वेटर से अगर आप नीचे जाओगे 30 डिग्री साउथ,
50 60 करते करते आपका 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे अब कराची की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ पे कहीं होगा 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और लेटीट्यूड कितना है, 25 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब इक्वेटर से ऊपर है वो। तो अगर ये लेट से इक्वेटर जा रहा है, तो हल्का सा यहाँ पे कहीं 25 डिग्री लेटीट्यूड की लाइन होगी, 68 की लॉन्गिट्यूड की होगी, और मुझे पता चल जाएगा कराची कहाँ पे है। ये सिस्टम यूज हो रहा होता है। एक तीसरी चीज जो होती है जिसको आप ऑल्टीट्यूड कहते हो, क्योंकि अब ये पूरा अर्थ है, ऐसा तो नहीं कि फ्लैट है सब, कोई चीज की हाइट ऊपर है, किसी की नीचे है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पहले मुझे बताओ, क्योंकि देखो मेरा तो कोशिश ये होती है कि बच्चों को जितना मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मिलना चाहिए, अच्छा है। अगर बोरियत हो रही है तो मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा, मतलब अगर किसी इंटरेस्ट नहीं हो रहा सबको, अगर मजा आ रहा है तो बताओ फिर, वरना फिर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाऊंगा या फिर टॉपिक्स बताऊंगा। तो चीजें समझ आ रही हैं, या बोरियत हो रही है, या इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो मुझे जरा बता दो मैसेज में, कुछ रिव्यूज तो पता चले ना हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए, मैं काफी बोरिंग हो जाएगा अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो मुझे एक नॉलेज अगर मुझे पता है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। और अपनी अभी से हैबिट बनाओ, चीजें सीखो कुछ। जब मुझसे पढ़ने आए हो तो सीखने ही आए हो ना, वरना फिर जाके सेंटर में पढ़ लो। इतने माशाल्लाह पाकिस्तान में हर घर से एक टीचर निकलता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, दो डायमेंशन हो गया, अब हर चीज जो है ना वो फ्लैट नहीं है, कोई चीज ऊपर है कोई चीज नीचे है। तो कोई बता सकता है कि आपने लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट देख लिया, लेटीट्यूड का रेफरेंस पॉइंट देख लिया, ये जो हाइट आप चीजों की निकालते हो, आप बोलते हो कराची की हाइट इतनी है, वो चीज इतनी है, तो वो किसके रेफरेंस से निकाल रहे होते हैं? हाइट के लिए हमने क्या रेफरेंस लिया है? हाइट के लिए अच्छा वर्ड ऑल्टीट्यूड होता है। तो ऑल्टीट्यूड का क्या रेफरेंस होता है, हम कहाँ से मेजर करते हैं? क्या कराची की हाइट कहीं ना कहीं से तो होगी ना, कि इतना हाइट है, लेट से 8 मीटर है, कहाँ से? बहुत अच्छा जवाब है, सी लेवल। अच्छा, सी लेवल अच्छा वर्ड नहीं है, मीन सी लेवल हम निकाल रहे होते हैं। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कराची की हाइट बताई जा रही है ना, तो जो ये नॉर्मली लोकली ही ये बताई जाती है। लोकली का मतलब कि जो कोस्टल, जो आपके समुद्री इलाके हैं ना कराची के पास, जो पूरा समंदर होगा, तो वो क्या करते हैं, उसका मीन सी लेवल देखते हैं। मीन सी लेवल इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो आपका चांद है, ये बेसिकली इसकी रोटेशन की वजह से आपकी टाइड्स और ये सब चीजें बन रही होती हैं, चांद की ग्रेविटेशन की वजह से, ये भी शायद पता होगा आप लोगों को। तो ओवरऑल आपका लेवल जो है ना, एक तो समंदर का पूरा लेवल है, जो उसमें पूरा एक आपका लेवल है, जो सब एक वाटर का लेवल होता है पूरा। लेकिन वो उस वक्त सेम रहेगा जब आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, हवा ना हो, ग्रेविटी ना हो, तो अब लेवल बिल्कुल सही रहेगा, आपको पानी बिल्कुल ठहरा हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफी फैक्टर्स होते हैं, हवा होती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपका जो पानी, उसमें टाइड्स बन रही होती हैं। तो सी लेवल सेम नहीं रहता। वो क्या करते हैं, काफी अच्छा डाटा इकट्ठा करते हैं, और वो देखते हैं कि लेट से पहले ये लेवल था, कुछ अरसे बाद ये हुआ, फिर नीचे आ गया, करते करते डिफरेंट रीडिंग्स मिलती है, उसका एवरेज निकालते हैं, जिसको मीन सी लेवल कहा जाता है। तो जितनी आपकी हाइट मेजर की जाती है वो मीन सी लेवल से की जाती है। तो अगर आप कराची का ऑल्टीट्यूड निकालोगे ना, तो आपको नजर आएगा 8 मीटर है कराची का ऑल्टीट्यूड, मतलब जो समंदर है ना, मीन सी लेवल है, उससे 8 मीटर ऊपर है कराची। नॉर्मली ये बोला जाता है कराची समंदर से नीचे है, ये जुमला गलत होता है। ये वो आपको कहीं ना कुछ इलाके आपको नजर आ सकते हैं नीचे है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे कराची की बात की जाए, क्योंकि एवरेज रीडिंग दी जाती है, ऑब्वियसली पूरा कराची इतना छोटा सा तो है नहीं, इतना बड़ा एक पूरा रीजन है, तो ओवरऑल एवरेज की बात की जाती है कि अगर ओवरऑल आप देखो तो वो समंदर से 8 मीटर ऊपर है उसका ऑल्टीट्यूड। तो कहने का मतलब है, आपने ये ऑब्जर्व यहाँ से किया, 8 मीटर ऑल्टीट्यूड अबव। अबव का जिक्र करना जरूरी है, जैसे वहां पे नॉर्थ ईस्ट है ना, इसी तरह यहाँ पे अबव का जिक्र जरूर करते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज देखी कि यार कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा आपने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, दुनिया में सिस्टम चल किस तरीके से रहे हैं, ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब चीजें चल रही होती हैं। इसी तरह जब आप अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आओगे, एक रेफरेंस पॉइंट, जीरो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और वो होता है आपका ओरिजिन, जिसके ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। रेफरेंस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो ही होंगे, आपको उसको जीरो फिक्स करते हो। उसके बाद आपने चीजों की पोजीशन बतानी होती है। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक पॉइंट है, कहीं प्लेन पे है, उसकी मैं पोजीशन कैसे बताऊंगा, क्योंकि टू डायमेंशन है, दो से मैं बता सकता हूँ। रियल में आपको 3 डायमेंशन चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड बताया। लेकिन 2 डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन काफी होती है। तो अगर एक पॉइंट है, उसकी अगर मैंने पोजीशन बतानी है, तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि यार ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस। इस पूरा डिस्टेंस को आप क्या कह रहे होते हो, ये पूरा डिस्टेंस वाई कहलाया जाता है। एक सेकंड, ये मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे कितने पॉइंट्स मैं आपके सामने बना सकता हूँ, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इसका भी वाई सेम होगा,
ये वाला पॉइंट है, इसका भी वाई सेम होगा। तो कहने का मतलब एक डायमेंशन से थोड़ी ना आप मालूम कर सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन, आपको दूसरी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। तो दूसरी डायमेंशन आप किस तरह से लेते हो, वो ये वाली होती है। इसको आप कहते हो, मैं यहाँ पे पॉइंट दरमियान में कर देता हूँ, इसको आप कहते हो एक्स। ठीक है। तो आपने दो डायमेंशन यहाँ पे यूज करते हो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक सेकंड, इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। हम्म। तो दो डायमेंशन आपकी यूज होती है एक्स और वाई। अच्छा, इनकी डेफिनेशन भी पेपर में आती है, इनका नाम भी होता है। वैसे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोलते हो, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, कि एक्स को आप बोलते हो एब्सीसा, और वाई को आप बोलते हो ऑर्डिनेट। ये दो वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्सीसा का मतलब होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, और ऑर्डिनेट का मतलब होगा कि वाई कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। तो अच्छा, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। एक्स, लेट से अगर आपसे कोई पूछे यार एक्स क्या होता है, तो आप उसको बताओगे एक्स बेसिकली होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ये तुम लोग क्लास में बोलते नहीं हो, एक तो सब खामोश होके बैठे हुए। वाई एक्सिस, क्लास में मजा उस वक्त आता है जब स्टूडेंट बात करते हैं, बोलते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये उल्टा होता है। एक्स की डेफिनेशन में आता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई की डेफिनेशन में आता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। कैसे? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये एक्स बेसिकली क्या था, कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। अगर आप देखो, ये पूरा एक्स है आपका, ये पूरा एक्स आपके पास आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज बताती है कि पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स वैल्यू आपको बताती है। और अगर कोई आपके पास पॉइंट बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस है ना, तो वो पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान कितना डिस्टेंस। और याद रखो, डिस्टेंस आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ले रहे होते हो जब भी बात की जाती है ना, दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन इस तरह ड्रॉ की, एक लाइन इस तरह ड्रॉ की है। अब ये भी डिस्टेंस हो सकता है, इन दो पॉइंट का ले लो, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, मतलब एग्जैक्ट ये वाला। इसी तरीके से अगर आपके पास एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी ले सकते हो। लेकिन हम जो बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है। तो इसलिए जो ये जुमला अगर मैं बोल रहा हूँ ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस पॉइंट का क्या है, तो इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो अगर पॉइंट एक यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और ये बेसिकली क्या होती है, वाई वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये एक्स है। तो डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं ख्याल में डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन पे आ जाते हैं हम। हाँ, ये चीज, बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था उस पे आ जाइए। मैंने बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बता दिया। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि यार डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है। डेरिवेशन। अच्छा, कुछ नोट करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये जो मैं जिस पे लिख रहा हूँ, ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लेना, क्या बड़ा मसला है। डेरिवेशन पे, और डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने होंगे। यार इस ऐप ने बड़ा फायदा किया, जब मैं बोर्ड पे तस्वीरें बनाता था ना, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनती थी। तो यहाँ पे ये है कि मेरी लाइंस बड़ी अच्छी हो गई हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, देखो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता है दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आपने निकालना है। अब ऑब्वियसली हम जो दो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो टू डायमेंशन में, अगर थ्री डायमेंशन होगा तो तीसरा कोऑर्डिनेट जेड आ जाएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो आप लोग अभी पढ़ोगे, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ था, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन बस मैं आप लोगों को ना ग्राफ बनाना, सॉरी, एक्स वाई के साथ कैलकुलेट करना, ये थोड़ी सी ना फेमिलियर, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो जाए, ताकि जब आप लोग बाकी टॉपिक्स पढ़ो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्लियर हो पूरा। वरना ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होंगी। लेट कर लो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे। आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, और मुझे नजर नहीं आ रहा कलर कहाँ से चेंज होता है। कलर कहाँ से, ओ यार, हाँ यार, यहाँ से चेंज होता है। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की आप कंसीडर कर लो। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट डिस्कस कर लो, x2 y2। अब ये x2 y2 x1 y1 होगा यहाँ पे क्या, देख लेते हैं जरा।
ये है आपका पूरा y1, ये है पूरा आपका x1। ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है, ये x1 आपको बताएगा। और ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, ये आपको y1 बताएगा। नॉर्मली ग्राफ पे भी x1 y1 लिखा जाता है, या एक और तरीका यूज होता है कि यहाँ पे जब आप x एक्सिस पे जाओगे ना, एक लाइन बनाओगे और इसके नीचे लिख दोगे x1। एक सेकंड, ये x1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह इस वाले पे आप एक हल्की छोटी सी लाइन बनाओगे, आप इसको लिख दोगे y1। तो इसका मतलब अब ये x1 y1 कहाँ से, ओरिजिन से। मतलब ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो ओरिजिन है, यहां से लेके अगर आप पूरा इस पॉइंट तक आओगे, ये वाला पॉइंट जो है x1 वाला, जहां पे मैंने x1 मार्क किया हुआ है, तो ओरिजिन से लेके ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये x1 है। तो जो मैंने खाली पॉइंट के नीचे x1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बेसिकली ये है, मतलब ये है कि यार ये पूरा डिस्टेंस जो है ये x1 है। लेकिन ये डायग्राम को इतना खराब कर देता है, इसलिए मैं इस तरह बनाता नहीं हूँ। लेकिन इस तरह भी आप जब लेबलिंग करते हो ना ड्राइंग की, तो इस तरह कर रहे होते हो नीचे लाइन। और लेबलिंग कभी भी ड्राइंग के अंदर नहीं करते, हमेशा बाहर कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली पूरा डिस्टेंस x1 है, लेकिन जहां पे वो खत्म हो रहा होता है ना, वहां पे हम x1 लिख देते हैं। इसी तरीके से y1 जो है वो बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस है, ये वाला ओरिजिन से लेके। लेकिन अब ये पूरा लिखना डायग्राम को खराब कर देगा, इसलिए हम उधर जहां पे एंड हो रहा होता है ना, वहां पे y1 लिख देते हैं हम। ठीक है। इसी तरीके से आप x2 y2 पे भी आ जाओ। ये जो पूरा है ये आपके पास है बेसिकली, एक सेकेंड, x2। इसी तरीके से अगर आप इस पे आओ, ये पूरा आपके पास क्या है, y2। ये मैंने अभी सिर्फ लेबलिंग की है, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे निकाल नहीं रहा। मैंने आपको बस क्लियर कर दिया, ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है। इसी तरह ये पूरा y1 है, ये पूरा y2 है। तो ऑब्वियसली y2 बड़ा है, फिर y1 है। इसी तरह ये बड़ा x2 है और छोटा क्या है, x1 है। अब बेसिकली इस फॉर्मूले में हम करना क्या चाह रहे थे, हमारा गोल क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। गोल हमारा ये है, इन दो पॉइंट के दरमियान ये, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं। गोल हमारा ये है, ये पूरा डिस्टेंस मालूम करना, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ये जो ब्लैक मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये गोल है हमारा मालूम करना। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए मैं सारी ख्वारी काट रहा हूँ। उसके लिए आप करोगे पता है क्या, ये बेसिकली हमें ये निकालना है इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ, ये हमें डी निकालना है, इसका मैंने पूरा नाम दे दिया डी। ठीक है, सही है। चलो छोड़ो इसको। ये बेसिकली मुझे यहाँ पे डी निकालना है। ठीक है, अब मैं डी निकालूंगा किस तरह, मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने, मैं बाकी ब्लू से कर रहा हूँ, जो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है मैं सब उनको ब्लू से कर रहा हूँ। मेन चीज है ब्लैक वाली लाइन है, जो असल में आपकी डायग्राम थी, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस था। बाकी सब आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। क्या आप यहाँ पे मैं दो लाइंस बनाता हूँ, एक लाइन में ये बनाता हूँ, और दूसरी लाइन तो वो बनी हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा जब वो लेबल मैं कर रहा हूँ। अब मैंने एक, अगर आप ऑब्जर्व करो ना, एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसको नेम दूं, जरूरी नहीं होता नेम देना, लेकिन चलो हम नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है इसको आप बोल दो ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये जो पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये दो मेन पॉइंट थे। एक तीसरा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऑब्वियसली, वो हमने कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है, तभी मैं उसको ब्लू से लिख रहा हूँ सी। उसके कोऑर्डिनेट लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट वैसे आप बता सकते हो, कोऑर्डिनेट उसके y1 हो जाएगा। उसकी जो y वैल्यू बेसिकली y1 है, और x वैल्यू बेसिकली x2 है। लेकिन हमें उसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है नहीं अभी। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है यहाँ पे, और इस ए बी सी ट्राइंगल की बेसिकली मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर आप ऑब्जर्व करो, जो ब्लैक में है वो हाइपोटेन्यूज है, जो कि डी है। अच्छा, ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जब एक ट्राइंगल बनता है ना, तो बचपन से आप लोगों ने वर्डिंग याद रखी होती है परपेंडिकुलर बेस की। तो इसको भी जरा कंफ्यूज कर जहन से निकाल दो, कि जब एक सिंपल ट्राइंगल बना हुआ है जिसके अंदर एंगल नहीं है ना, तो ये परपेंडिकुलर बेस की कोई है ही नहीं चीज। परपेंडिकुलर बेस आता ही उस वक्त है जब आप, मैं कोई एंगल बनाऊं, लेट से यहाँ पे एंगल बना दूं कोई एक, या यहाँ पे एंगल बता दूं। अगर एंगल नहीं बना हुआ ना, तो परपेंडिकुलर बेस कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ये जहन में रख लो। सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगी हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड जो है, ये वाली चीज हाइपोटेन्यूज है बस। ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ट्राइंगल की साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी जो दो साइड है उनका नाम ही नहीं होता। नाम उस वक्त आता है जब मैं यहाँ पे आपको एक एंगल बना के देता हूँ। अब इस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ये परपेंडिकुलर है, एंगल के नीचे वाली साइड जो होती है इसको आप बेस कहते हैं। तो जब एंगल आता है तब सारी गेम होती है, एंगल के बगैर कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ पे कोई एंगल बनाया है, यहाँ पे नहीं बनाया एंगल। तो फिर जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये मैं वर्ड यूज करूँ यहाँ पे, नहीं। खाली बस जो हाइपोटेन्यूज है वो मुझे निकालना है। कोई एंगल यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, कोई और लॉजिक नहीं है। बाय द वे, ये परपेंडिकुलर बेस आप लोग यूज करते हो। एक और जो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जो बुक्स में यूज होता है, वो ऑपोजिट
और एडजेसेंट का वर्ड यूज होता है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ, आप लोगों को आए वो पता ही होगा। अपोजिट बेसिकली, क्योंकि ये वर्ड आपको बेसिकली बताते हैं कि इसमें एंगल इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलर बेस तो बताते ही नहीं है। अब आप वर्ड पढ़ोगे अपोजिट, तो आप सबसे पहले पूछोगे अपोजिट टू व्हाट, किसके अपोजिट, एंगल के अपोजिट। तो ये अपोजिट वाली वर्डिंग बड़ी अच्छी होती है कि एंगल के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर जिसको आप बोल रहे होते हो, लेकिन नॉर्मली हम उसको अपोजिट साइड कहते हैं। और जो एंगल के बिल्कुल साथ है, साथ के लिए एडजेसेंट का वर्ड यूज होता है। तो एंगल के बिल्कुल साथ है जो उसको एडजेसेंट कहते हैं, जिसको आप लोग बेस बोल रहे हो। तो वैसे अगर आप देखो तो तीन ही साइड होती है, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट, एडजेसेंट। लेकिन मैंने बताया ये सारा एंगल पे डिपेंड करता है, अगर एंगल नहीं है तो आप ये बाकी दो चीजों को यूज ही नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि वर्ल्ड फेमस थ्योरम है, मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता है, लेकिन मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं पता। मेरे ख्याल में एच नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरम, और ये थ्योरम बेसिकली मुझे मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, क्या थ्योरम होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर का सम। मैं अब उनको नाम नहीं दे रहा, अगर कोई एंगल आपके पास बना हुआ है तो आप ये बोलते थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर, या आप लोगों के केस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज से कंसर्न है और मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। तो जो थ्योरम है ना वो यहाँ पे क्या बनेगा, जो ए बी, अच्छा ये भी मैंने चीज अभी तक बताई नहीं है, ये जो लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, इनके भी मतलब होते हैं। सबसे पहली एक चीज होती है जिसको आप कहते हो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। एक वर्ड यूज होता है खाली लाइन, एक वर्ड यूज होता है खाली रे। ये तीन किस्म की लाइंस ही होती हैं जिसको सब लाइंस कह रहे होते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। जो लाइन सेगमेंट है ना वो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है बस। एक एक लाइन का स्पेसिफिक हिस्सा है ये वाला, ना ये इधर से बढ़ेगा ना ये इधर से बढ़ेगा, एक फिक्स दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हो। लाइन बेसिकली होती है तो जो दोनों तरफ से बढ़ रही होती है। जब आप ग्राफ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, हम एरो नॉर्मली बनाते नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है कि लाइन एक इन्फिनिट चीज है। आप अपने मुताबिक जितनी बनाना चाह रहे हो बना लो, लेकिन अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हो ज्यादा बड़ा कर दो, और बड़ा करना चाह रहे हो और कर दो, क्योंकि वो इन्फिनिट होती है पूरी। और रे वो होती है जो एक पॉइंट से फिक्स होती है, एंड होती है, और दूसरे पॉइंट से इन्फिनिटली इंक्रीज कर रही होती है। ये बेसिकली रे होती है। तो लाइन सेगमेंट को ना हम लिख किस तरीके से रहे होते हैं, ये जो है ना, ये बेसिकली लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। कि ए बी के ऊपर जब एक लाइन लगती है ना, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि यार ये सिंबल है कि ये लाइन सेगमेंट है। अगर इसके ऊपर इस टाइप की चीज होती है, ये एक कर्व को इसको क्या बोलते थे हम वहां पे, आर्क। एक वर्ड था आर्क यूज करते थे, ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है कि ए बी एक आर्क है, इस तरीके से होगी कोई, जिसका एक पॉइंट ए होगा एक पॉइंट बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिफरेंट चीजें आप यूज कर रहे होते हो। तो अभी लाइन सेगमेंट है तो हम ये वाली चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो साइड पे लाइंस है वो बेसिकली मॉड है। मॉड बेसिकली उस वक्त यूज होता है जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, आपको इससे कंसर्न नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो हाइपोटेन्यूज है वो इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है ना, हाइपोटेन्यूज लेंथ होती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप किसी भी ऑर्डर में दोनों लिख दो क्योंकि ऐड हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस थ्योरम के जरिए से आप डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे कैसे? हमें पता है कि जो ए बी है उसको हमने एक नाम दिया हुआ है डी है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को डी दिया हुआ है, हमें पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर करना होता है, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी दो साइड का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें लेंथ पता है हम कैसे, क्योंकि डी तो हमें निकालना है ना, हमें नहीं पता। लेकिन जो ट्रायंगल बनाने का मकसद ये था कि बाकी दो साइड हमें पता चल जाए। अब वो कैसे पता चलेंगी, ऑब्जर्व करो। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो सी पॉइंट है, अगर मैं देखूं इसकी हाइट कितनी है, अब ये जो मैं डायग्राम खराब कर रहा हूं मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा। ये जो पूरी हाइट है अगर आप ऑब्जर्व करो, ये बेसिकली क्या है, y1। क्योंकि ए की अगर आप हाइट देखो, हमने y1 रखा था, y1 क्या था कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट अगर आप देखो इन दोनों की हाइट तो सेम है। इसका मतलब अगर ए की जो y कोऑर्डिनेट अगर y1 है तो सी का भी क्या होगा, y1 होगा। और अगर मैं बी की बात करूं, बी की हाइट आपने अभी मालूम की थी, वो है y2, तो ये पूरी चीज कितनी है, y2। बेसिक सी बात है आपकी कि यार अगर मैं y2 में से y1 को हटा दूं, मतलब ये जो पूरा हिस्सा y2 का, अगर इसमें से मैं जो, अबे यार ये क्या हो गया, ये जो वाई वन वाला पोर्शन है, ये जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है वाई वन का है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो पीछे क्या बचेगा, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन बच रहा होगा। तो दैट्स वाई ये जो बीसी है,
ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जो सिर्फ इतना पोर्शन है इसकी लेंथ निकालने की बात कर रहा हूँ, कि आपने y2 में से y1 वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया, पीछे क्या बचा, BC वाला पोर्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, लिखेंगे y2 माइनस y1। ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी आपको लॉजिक बताई है, तो ये जो BC है ये पूरा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। इसी तरीके से जब आप AC निकालोगे, यही लॉजिक आप लगाना कि यार इतना है x1, इतना है x2, इस पूरे x2 में से x1 अगर निकाल दोगे तो जो पीछे आएगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1, जो बेसिकली AC की लेंथ होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इतनी मैथ तो सबको आती होगी। अब आ जाओ दोबारा डेरिवेशन के ऊपर, कोई सवाल हो तो बाद में पूछ लेना। AC यहाँ पे क्या है, बेसिकली x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का आपने स्क्वायर करना है, प्लस BC डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का आपने स्क्वायर कर लेना है। अब आपको डिस्टेंस निकालना था, लेकिन ये डिस्टेंस स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, बाय द वे नॉर्मली मैं ब्रेक देता हूँ, लेकिन आज टॉपिक्स ऐसे थे कि हमने थोड़ी शुरू में तफरी वफरी की, तफरी इन द सेंस कि हमने थोड़ी टॉपिक से हट के बातें की थी, तो आई गेस इतनी बोरियत नहीं होगी। अब ये डिस्टेंस फार्मूला का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं 5 मिनट का लेट से गैप दे दूंगा, फिर बाकी हम टॉपिक पढ़ लेंगे और हमारी 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे वो आएगी वर्ल्ड फेमस कंफ्यूजन, जो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को क्लास में होगी, और उस कंफ्यूजन पे मैं आराम से अपने 5 से 10 मिनट लगाऊंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आप लोगों को होगी भी और ये फ्यूचर में भी होनी है। तो अब जो है ना, वो हम पढ़ेंगे कंफ्यूजन्स। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। वो कंफ्यूजन मैं नेक्स्ट पेज पे शुरू में ही बता देता हूँ आप लोगों को। कंफ्यूजन पता है क्या है? सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा और मैं हाईली इंकरेज करूंगा कि सब स्टूडेंट इसका जवाब दें। वो है, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है वो तो खैर जवाब दे देगा, कि √4 का आंसर क्या है। ये आप लोग बताओ, इतनी देर में पहले कुछ और लिख दूं। मैं रिकमेंड करूंगा सब चैट पे, या कोई मुंह से बोलना चाह रहा है सब बताओ। 2 आंसर। 2 होगी, अच्छा कोई और। +-2, ये देखो ये सही जवाब आया ना। प्लस माइनस को इस तरह लिख रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा सब जवाब दें, ताकि फिर मैं पढ़ूं इतनी देर में ना। डिफरेंट एक इक्वेशन है जिसके बच्चे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें जो गलत वाला है वो भी मेंशन करूंगा, जो सही वाला है वो भी बताऊंगा। और ये एक ही दफा मैं चीज बतानी है, और ये एक दफा खत्म हो जाए, ये दोबारा किसी स्टूडेंट को दुनिया में कंफ्यूजन ना हो। मेरा दिल चाह रहा है इस वीडियो को ना कट करके यूट्यूब पे भी डाल दूं, थोड़ा सा तंग करके रखा हुआ हर एक ने, कि किसी को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ आज तक। सेकंड लेवल पे पहुंच गए। ये मेरे पास लिखे हुए थे, मैं बैठ के मैं सोचा था, मैंने कहा क्या डिफरेंट आंसर इसके बच्चे बना सकते हैं। सब मैंने बैठ के लिखे हैं आंसर। और एक आखिरी लिखा था, x² = 9, x = +-। ये एक ही सवाल है जिसके 5 मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसमें से एक तो टोटली गलत है, एक सबसे अच्छा है, बाकी जो है वो ओके ओके हैं, एज फार एज आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छा, +-2, +-2, +-2, +-2, 2, 2। ये मेरे ख्याल में 6 बच्चों ने आंसर दिए, एक ने उधर बता दिया था। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेजॉरिटी ने गलत आंसर दिया। तो इसलिए फिर मेरा बनता है ना इस पे 10 मिनट लगाना, क्योंकि मुझे पता है जो बेड़ा गर्क आप लोगों के साथ हो रहा है। और मुझे आज तक किसी टीचर ने ये बात नहीं बताई, ये मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, किसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टीचर ने कोई आज तक मुझे नहीं बताया प्लस माइनस है या नहीं है। तो जो कोशिश की हमने खुद ही कोशिश की है। याद रखो, ये फंक्शन के अंदर भी आपको बात बताऊंगा, लेकिन जब डिस्कस हुई है तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक वर्ड फंक्शन है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीज, मैं बाद में बता दूंगा, ऐसा रिलेशन जिसमें जब आप एक वैल्यू पुट करते हो तो आप आंसर एक मिलना चाहिए। क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है f(x)=x², जब मैं इसके अंदर 2 पुट करूंगा तो मुझे आंसर जो है वो एक ही मिलेगा, वो है 4। तो किसी चीज को अगर आपने फंक्शन बनाना है, तो जब आप एक वैल्यू पुट करो तो उसका आंसर एक आना चाहिए। ये ध्यान में रखो, ये फंक्शन होता है। ये जो आपके सामने स्क्वायर रूट लिखा है, ये बेसिकली एक फंक्शन है। अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखो तो इस तरह लिखा जाता है, f(x)=√x। ये बेसिकली एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और बाकायदा इसका एक ग्राफ है। ग्राफ के लिए, क्योंकि मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं ग्राफिंग ऐप यूज करूंगा। और ये ऐप, मैं मेरी ऐप नहीं है, मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, डेस्मॉस के नाम से, लाजमी डाउनलोड करो इसको। और यहाँ पे हम एक बनाते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। ये आपके पास आ गया कि स्क्वायर रूट फंक्शन, देखो टेक्नोलॉजी का फायदा इस्तेमाल करना चाहिए ना। देखो बैठे बैठे ग्राफ बन गया, इस टाइप का ग्राफ आपने देख लिया, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का है। अब दोबारा हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, इस ग्राफ को बना भी देते हैं। ये ग्राफ है।
तो जो फंक्शन का ग्राफ होता है ना, याद रखना, वो हमेशा एक टेस्ट होता है जिसको आप कहते हो वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको बताता है क्या ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है। होता क्या है, आप इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो। लेट कर लो, एक वर्टिकल लाइन मैंने इस तरह ड्रॉ की, एक इस तरह की, एक इस तरह की। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को, हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन का है। अगर आप सर्किल बनाओगे तो आप खुद देख सकते हो, जब वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वो दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही होगी, तो सर्किल एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है तो बेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो। अगर हर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करी, इसका मतलब वो फंक्शन का ग्राफ है। तो होता ये कि जो स्क्वायर रूट है, जब आप इसको डिफाइन करते हो, ये मैंने फंक्शन के तौर पे डिफाइन किया है, तो ये बेसिकली फंक्शन है। इसका मतलब जब मैं पुट करूंगा तो मुझे एक ही आंसर मिलना चाहिए। जबकि मेजोरिटी क्लास के स्टूडेंट ने बताया कि जब मैंने 4 पुट किया तो मुझे +-2 मिला है। तो याद रखो, जब भी ये सिंबल आपके पास आएगा ना स्क्वायर रूट का, तो इसको आप कहते हो हमेशा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ये होता है, ये EL आएगा क्या, हाँ। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो है ना, वो ये होता है कि जो आपको पॉजिटिव वाला बताता है। क्यों? देखो, आपके पास एक स्क्वायर रूट है, आपने इसको फंक्शन बनाना है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू चूज करो या नेगेटिव, चूज आपने एक ही करनी है, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है पूरा। ये जो सिंबल हमने डिफाइन किया हुआ है, ये बेसिकली फंक्शन था। या तो प्लस आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए। हमने इसको प्लस फिक्स किया हुआ है। आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो आपका अपना स्टैंडर्ड होगा, दुनिया का स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, हमने कहा है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये एक प्रिंसिपल स्क्वायर, क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे स्टेटमेंट पूछूं, मैंने सवाल जो पूछा था वो मैंने ये पूछा था, अगर मैं आपसे ये पूछता ना तो मेजोरिटी का जवाब सही होता, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 and -2। ये जुमला आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर आप खुद एक पढ़ोगे ना, स्क्वायर रूट अगर कोई आपसे बोले, तो स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, मैं अगर आपको बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर 4 है। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप 2 को स्क्वायर करें तब भी 4 आता है, अगर आप -2 को करें तब भी 4 आता है। तो अगर मैं इस तरह पूछता तो डेफिनेटली सबके आंसर ठीक होते हैं, मतलब जिन्होंने +-2 बोला। लेकिन मैंने आपको सिंबल दिया है, जमीन आसमान का फर्क है। जब ये सिंबल आ जाता है, अब इस सिंबल का मतलब है ये स्क्वायर रूट फंक्शन की बात की जा रही है। फंक्शन आपको एक वैल्यू देता है, तो ये कौन सी वैल्यू देगा, ये आपको पॉजिटिव वाली देगा। तो इस वाले को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप 2 बोलोगे। या अगर मैं सिंबल दे दूं, इस सिंबल का मतलब है कि प्रिंसिपल ही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने हमेशा पॉजिटिव वाला बताना है। मेरे ख्याल में ये बात जितनी इजीली हो सकती थी मैंने समझाई है आप लोगों को। कोई सवाल यहां तक समझ आया? इक्वेशन का मैं बाद में देख लूंगा। समराइज करता हूं। इंग्लिश में बोला जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, डेफिनेटली +-2 है। इंग्लिश में पूछा जाए प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4, डेफिनेटली 2 है। सिंबल के साथ अगर आपसे पूछा जाए, सिंबल के अंदर 4 लिखा हुआ, डेफिनेटली 2 होगा, -2 नहीं होगा। यहां तक बताओ सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है, किसी का जवाब नहीं है? अब जो कंफ्यूजन आती है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस आपने हमेशा बचपन में देखा है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, हमेशा आपने प्लस माइनस देखा है। ये मैंने चार 5 किस्म के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे गलत सॉल्यूशन है जिसपे आपके नंबर कटने चाहिए, मे बी टीचर आपको इग्नोर कर दे। सबसे गलत को बता सकते, खैर काफी टाइम लगेगा। मुझे ये बता दो, ऑब्जर्व करो, ये सारे सॉल्यूशन मैंने लिखे हुए हैं, इसमें से अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा और सबको जहन में आ गया होगा कि यार ये सॉल्यूशन मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें से आप लोगों के मुताबिक नंबर लिख लो कि यार ये वाला सॉल्यूशन मुझे बेस्ट लगता है। और गौर से सुनना, क्योंकि आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा ब्रेक ना ही दूं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग चल रहा है, आप लोग इतने बोर नहीं हुए होगे, वैसे भी पहली पहली क्लास है। जब वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तब ज्यादा बोरियत होती है, तो हम 11 बजे तक, आ, आपके 8 बजे तक ही पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है? तो इसलिए मैं टाइम लगाना चाह रहा हूँ इस चीज के ऊपर, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए पूरी। आप लोगों ने 2 नंबर लिखने हैं चैट पे, या अगर आप वैसे भी बता सकते हो माइक्रोफोन करके। पहला नंबर आपने बताना है जो आपके नजदीक बेस्ट सॉल्यूशन है इनमें से। दूसरा नंबर आपने बताना है जो गलत है, गलत सॉल्यूशन है वो। ये 2 नंबर आप चैट पे लिख दो या अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता दो। सब बता दो। और अगर आप टाइम लेना चाह रहे हो तो 1 मिनट मैं कहूंगा मजीद दे लो, 1 मिनट देख लो और मुझे बता दो। और से इतनी देर में फेसबुक यूज कर लेता हूँ। नंबर मैंने फिर बोला था, ये जिसने जितेश ने जवाब दिया भाई, 2 नंबर का बोला मैंने, आप 1 नंबर बता रहे हो।
खैर एक स्टूडेंट ने बोला है बेस्ट की कैटेगरी बनाते हैं कि 5 बेस्ट है, और जोबिया ने बोला है 1 और 3, मतलब 1 उनके नजदीक बेस्ट है और 3 जो है वो वर्स्ट है। देखते हैं वोट कितने किसके आए हैं। अच्छा एक कह रहा है 5, फिर वो एक ही बता रहे हो। 5 कह रहा है करेक्ट है, 3 बेस्ट, फिर एक नंबर बता रहे हो। मैंने कहा दो बताओ तुम लोग, फिर एक बता रहे हैं। कोई हाल नहीं, मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में सवाल पूछा था लेकिन उल्टा जवाब देना है सबने। इंस्ट्रक्शन गौर से सुनते नहीं हो। बोला 2 नंबर बताना है, पहला बेस्ट। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने, वो जोबिया ने सही बताया बिल्कुल। कोई बेस्ट का जुमला नहीं लिखा, 1 और 3 लिखा है कि भाई जो सवाल है उतना जवाब देना है। अच्छा आमना ने बोला 5 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, तो 3 को यहाँ डाल देते हैं। 3 के साथ ज्यादती सब कर रहे हो तुम लोग। नंबर 5, अब खाली इसने, जितेश ने शायद बताया था पहले कुछ है नहीं। हाँ जितेश ने बताया था 5 बेस्ट है, फिर 5 लिख दिए इसने। खैर 5 और 3, तवस्सुल जहरा ने बताया है 5 और 3, तो 5 गया यहाँ पे, 3 गया यहाँ पे। 3 के साथ बड़ा बेड़ागर्क हो रहा है। माहिर ने बताया 3 और 5, हट के बताया थोड़ा। माहिर आपका ही मतलब है ना कि 3 बेस्ट है 5 वर्स्ट है, क्योंकि ये है पहले बेस्ट बताना है फिर वर्स्ट बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल में सबने वोटिंग दे दी है। हम्म। अब मेरे ख्याल में कोई और, 2 इज इनकरेक्ट, 1 करेक्ट है। 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा ये फिर अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने बोला था पहले बेस्ट बताओ फिर बताओ। अच्छा 2 आ गया। 3.5, नहीं 3 और 5। अच्छा मैंने कहा 3.5 कौन सा है। 3 और 5, 3 बेस्ट, 5। ये बेस्ट की इतनी वोटिंग, इतने तो बच्चे नहीं जितनी बेस्ट की वोटिंग आ गई है। खैर चलो मेरे ख्याल में हो गया, अब सबने बता दिया इसमें। अब मेरा भी रिजल्ट सुन लो। मजे की बात है कि सिर्फ एक स्टूडेंट है और मेरे दिल में बड़ी इज्जत बढ़ गई है उसके लिए। वो है मुदस्सर, जिसने बोला है कि 2 इनकरेक्ट है। मजे की बात है किसी ने 2 के बारे में सोचा ही नहीं है। सबसे घटिया सॉल्यूशन यहाँ पे 2 है, सबसे घटिया। और वो पूरी चीज मैंने ऊपर बताई है, अभी दोबारा बताऊंगा कि कैसे गलत है। और जिसको सबने वर्स्ट बोला है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो वाला है। तो ये चीज बता रही है कि माशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपने काफी अच्छे सीखे हैं पुरानी क्लासेस में। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये सबसे अच्छा वर्स्ट मैंने क्यों बोला है। सबसे घटिया 2 मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप इसके सेकंड स्टेप को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे है स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस। अभी मैंने बताया कि जब ये स्क्वायर रूट आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर रूट आ जाए, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। स्क्वायर रूट का सिंबल है प्रिंसिपल, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। राइट हैंड साइड पे नेगेटिव भी नहीं आ सकता, ना प्लस माइनस आएगा ना नेगेटिव आएगा। तो जब आपको स्क्वायर रूट का सिंबल नजर आ जाए और उसके बाद राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, सबसे घटिया तरीन सॉल्यूशन है। क्योंकि ये चीज आपको पता क्या बता रही है कि स्क्वायर रूट के दो आंसर है। आपने मैथ के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल के साथ है, क्योंकि खाली स्क्वायर रूट के तो दो हो सकते हैं, ये सिंबल के साथ है, प्लस माइनस हो नहीं सकता। अच्छा शायद मैंने फ्यूचर में कभी मैंने खुद लिखा हो, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मुझे कौन सी बातें पता थी, हमें किसने बताया था, खुद ही धक्के लग लग के हमने सी हैं। तो पुराने, अगर मैंने ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सब ये समझ लो कि मेरी पुरानी सब चीजों को रिप्लेस कर रही है। क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने, अच्छा बाकी 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये गलत नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, इनमें कंफ्यूजन होती है। तो मैंने हमेशा मेरे ख्याल में 1 4 5 में ज्यादातर यूज किए हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये गलत मेथड नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है 1 4 5 मेथड यूज करते हुए, लेकिन बच्चों का गलत होता है। खैर तो दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 3 यूज करो। शायद मैं इसमें से 4 वाला करवाऊं अपनी इस पूरे कोर्स के अंदर, लेकिन बेस्ट 3 वाला। लेकिन मैं सब आपको बता रहा हूँ कि ये वो चीज है जो एग्जैक्ट नॉलेज है, जो मैं आपको सब मेथड कंपेयर करके बता रहा हूँ। इससे अच्छी कोई वीडियो आप देख नहीं सकते इस टॉपिक के ऊपर। तो टू टू तो स्ट्रेट अवे गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट को वो बोल रहा है कि दो आंसर है। तो जिसने बोला है ना कि यार 2 ठीक है, वैसे ये किसी ने बोला नहीं है कि 2 ठीक है बेस्ट है, लेकिन ये भी किसी ने नहीं बोला वर्स्ट है। तो सबसे वर्स्ट 2 है यहाँ पे। बेस्ट की मैं बात करता हूँ, अभी कर लेता हूँ। हाँ मैं बेस्ट की बात करता हूँ, फिर मैं 1 4 5 मेथड की बात करूंगा कि वो सही है, यूज कर लो, तो कोई गलत नहीं आपको कहेगा उसमें, लेकिन बेस्ट नहीं है वो। 3 बेस्ट क्यों है उसकी लॉजिक देख लो। जरा 3 को सॉल्व करते हैं। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर को हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो, तो ये स्टेप आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यार ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर एक्स आता है। गलत है। ये जुगाड़ आपको हमेशा हर टीचर ने बताई होगी, ये गलत है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो फिर इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा,
-2 का स्क्वायर, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, -2 निकाल लो। स्क्वायर रूट का आंसर आपने नेगेटिव निकाला हुआ है, जो कि मैंने बताया नेगेटिव नहीं है। हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया बस स्क्वायर रूट हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, ग्राफ भी उसके अकॉर्डिंग है हर चीज। तो याद रखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कभी भी एक्स के बराबर नहीं होता, हमेशा बराबर होता है मॉड एक्स के। ये असल चीज है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना था वो ये है कि प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में बताई जाती है, ये प्रॉपर्टी है। ये मॉड क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो भी ये पॉजिटिव देगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आपको देगा। तो याद रखो, हमेशा जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर कभी भी एक्स नहीं होता। ये एक्स आप उस वक्त लिख सकते हो जब आपको ये एग्जैक्टली पता हो कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रियल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक्स बेसिकली टेबल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है टेबल की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, वहां पे आप डायरेक्ट एक्स लिख दो, मुझे कोई आपसे इशू नहीं होगा। लेकिन मैथ के अंदर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हमेशा आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कभी भी एक्स नहीं लिखना। याद रख लो कि हमेशा जब लिखोगे आप, तो मॉड एक्स लिखोगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो ये मॉड इस चीज को हमेशा टेक केयर कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू को चेंज नहीं करता। लेट से आपके पास ये वाली सिचुएशन है, 2 का स्क्वायर ये है, तो ये मॉड 2 क्या होगा? मॉड 2 2 के बराबर होगा। तो अगर आप स्क्वायर को वैसे स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, आपके पास 2 आंसर आता है, कोई मसला नहीं, मॉड ने कुछ चेंज तो नहीं किया ना, वही आंसर रखा है आपका। और अगर आपके पास है -2 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा? -2 का मॉड, जो कि आपको 2 दे देगा। तो मॉड बेसिकली यहाँ पे टेक केयर करेगा कि यार आपका आंसर जो है ना, वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। इस वाले सवाल को आप इस तरह भी अगर सॉल्व कर सकते हो वो ज्यादा बेहतर है, कि अगर आपको लॉजिक पता हो कि -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। लेकिन ये उसी को है जिसको कॉन्सेप्ट पता हो कि स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव होता है, वो इस तरह भी इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं जनरलाइज। जनरलाइज में हमेशा ये प्रॉपर्टी होगी कि स्क्वायर रूट का हमेशा आंसर मॉड एक्स होगा, कि हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये मैथ का रूल है, जो कोई नहीं बताता, स्क्वायर रूट करते हुए कोई इतनी लंबी कर ही नहीं रहा होता। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है? और स्क्वायर रूट 9 क्या होता है? 3 होता है। ये बेसिकली बन गई एक एब्सोल्यूट इक्वेशन। ये जो मॉड का साइन है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। फंक्शन आप कह लो, क्योंकि फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहा है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम रखते हैं अभी। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली बताती है, बेसिकली आपको पॉजिटिव चीज बता रही होती है। वो कहती है कि आंसर क्या आएगा आपका। तो इक्वेशन है मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू +-3। कैसे होगा? क्योंकि जो मॉड है ना, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो। अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी एक्स वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? अगर आप एक्स की जगह 3 पुट करो तो भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। अगर आप एक्स की जगह -3 पुट करो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि -3 का मॉड 3 होगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड मैच कर रही है। तो नीचे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? +-3। ये वो करेक्ट तरीका है, करेक्ट कॉन्सेप्ट है, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो, सॉल्व करते हो, एक एक स्टेप इसका मैथ के रूल्स को फॉलो करके आपको आंसर दे रहा है। इसमें कोई, जैसे वो हदीस होती है ना, हदीस में सही बुखारी है उनकी हदीसें होती हैं, कुछ ऐसी गोल्डन चेन होती है। गोल्डन चेन क्या होती है? कि प्रॉफिट ने इससे सुना, इसने इससे सुना, और तीसरे बंदे ने डिस्क्राइब कर दिया। मतलब वो चेन इतनी सॉलिड है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल गोल्डन चेन कहते हैं उसको हदीस की टर्मिनोलॉजी में। इसी तरह आप इसमें देखो, एक एक स्टेप इसका मैथ के अकॉर्डिंग है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा, इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, सारे मैथ के रूल्स हैं। और मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कि जो मॉड है ना बेसिकली आपको डिस्टेंस बताता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप, क्योंकि मेरा जो, मैं अपने बच्चों को एक बड़ा मशहूर जुमला बोलता था कि यार अगर मैथ में आप उस वक्त बेस्ट हो जाओगे जब आपको पता चल जाए कि इक्वेशन आपसे कहना क्या चाह रही है। इक्वेशन से जब बात करना आप सीख लो ना, मैथ आपको आ जाएगी उस दिन। तो जब आपके सामने लिखा हुआ है ना मॉड एक्स इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन आपसे पूछ क्या रही है? ये कह रही है, या आप डिफरेंट अंदाज में इसको कहना चाह रहे हो कि ये आपको, आपसे पूछ रही है या आपको बता रही है, कुछ भी आप कर लो, बेसिकली बातें कर रही है आपसे। ये वो बोल रही है कि वो एक्स की वैल्यूज जो 0 से 3 यूनिट दूर है। क्या मतलब? अगर आप एक लाइन बनाते हो ना, इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर लाइन, ये जो एक्स और वाई एक्सिस आपने बनाए हैं ना, ये बेसिकली रियल नंबर लाइन कहलाती है। एक्स एक्सिस एक रियल नंबर लाइन है। अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देखो, ये पूरी एक जो है, ये रियल नंबर लाइन है। इसी तरह ये भी रियल नंबर लाइन है पूरी आपकी। ठीक है? इसमें होता क्या है, यहाँ पे 0 होता है, ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है अप टू नॉर्मली इन्फिनिटी हम लिख देते हैं, ये नेगेटिव क्वांटिटी है सारी। तो ये जो मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, ये बेसिकली आपको बता रही है वो पॉइंट्स जो 0 से 3 यूनिट के फासले पे हैं, वो बताओ मुझे। अब आप देखो इस पॉइंट को, अगर मैं देखूं ये ओरिजिन से 3 यूनिट के फासले पे, अगर आप डिस्टेंस देखो ये ओरिजिन से 3 यूनिट के फासले पे, और अगर आप इस पे आओ,
इसका भी जो डिस्टेंस है वो जीरो से कितना है, ओरिजिन अच्छा वर्ड नहीं है यहाँ पे, जीरो से कितना है, 3 है। तो जो मॉड की इक्वेशन होती है ना, ये बेसिकली आपसे पूछती हैं, आपको बताती हैं कि आपका जीरो से कितना डिस्टेंस है। तो अगर लिखा हुआ है मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस जीरो से 3 है, ऐसे दो पॉइंट्स हैं। एक है 3 ये वाला, इसका डिस्टेंस भी जीरो से 3 है, और एक है -3 वाला, इसका डिस्टेंस भी जीरो से क्या है, 3 है। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होती नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन ये वाला है, ठीक है। वर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि वर्स्ट क्यों है। अब जरा दरमियान के सॉल्यूशन देख लो और उसमें कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है वो देख लो। जो फॉर एग्जांपल पहला वाला, ये तो बेस्ट है। जो पहला वाला है ना, उसके अंदर चीज तो ठीक है, अगर आपका माइंड में ठीक है ना सब चीजें, तो ठीक चल रही हो। अगर माइंड में थोड़ा मसला है तो फिर खराब होगा मसला। लेकिन टीचर आपका कभी गलत नहीं करेगा इन सॉल्यूशन को, कि वो है एक्स इज इक्वल टू 9, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, सेम स्टेप है, और आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया एक्स इज इक्वल टू +-3। अब ये गलत नहीं है, इसलिए गलत उस वक्त होगा जब आपके जहन में चीज आएगी। अगर आप इसको जहन में गलत करोगे ना, वो क्या गलत करोगे कि यार एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो एक्स होता है, और स्क्वायर रूट 9 जो है वो +-3 होता है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है, इसका मतलब आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कॉन्सेप्ट खराब कर दिया अपने। लेकिन अगर आपके जहन में ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जहन में दोनों बातें आ सकती हैं, जैसे कि ये दरमियान वाला स्टेप आपने स्किप कर दिया। क्या आपको पता था यार एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो मॉड होता है, और मुझे पता है मॉड का एंड पे आंसर प्लस माइनस आता है, तो आपने डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू +-3 लिख दिया। मतलब बेसिकली जो बेस्ट मेथड है, इसमें आपने ये वाला मेथड स्किप कर दिया, ये वाला स्टेप। कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो, एज फार एज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पेपर में कोई गलत नहीं कहेगा, मैं वैसे बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल वाइज, कोई गलत नहीं कहेगा इसको। या आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार ये जो इक्वेशन है, बेसिकली इस इक्वेशन में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं स्टेप अपने स्किप करता हूँ, मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो मेरा आंसर है। कैसे, अगर मैं इस x की जगह पे 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। और अगर मैं x की जगह -3 पुट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9, तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी। तो अगर आप ये लॉजिक लगा के डायरेक्ट x की वैल्यू लिखते हो, बिल्कुल सही आपकी लॉजिक है। तभी मैंने कहा था मेथड है ठीक, कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट कर सकते हैं अगर वो ये वाली लॉजिक लगाएंगे कि स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो +-3 है और एक्स स्क्वायर का x है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन आप ये लिख सकते हो, अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, सही है। अब बाकी दो पे भी आ जाते हैं। बाकी दो भी इसी किस्म की उनकी लॉजिक है। जैसे जो चौथा वाला मेथड है, वो कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसमें बच्चे ने किया क्या, सेम वो लॉजिक लगाई इक्वेशन वाली। इक्वेशन वाली क्या लॉजिक लगाई कि यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को मुझे सॉल्व करना है, तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो उसके जहन में आएगा यार, एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 9, एक है -√9। क्यों, जब मैं एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, इसमें जब स्क्वायर रूट 9 पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर 9 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब मैं इसके अंदर स्क्वायर रूट -9 पुट करूंगा, तब भी मेरे पास आंसर 9 आएगा और मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर आप ये लिखोगे, बिल्कुल सही आपकी लॉजिक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दो +-3। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये सॉल्यूशन भी ठीक है, एज फार एज अगर आपने कॉन्सेप्चुअल ठीक किया ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई मसला नहीं है। और पांचवा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कोई गलत नहीं कहेगा, और मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह लिख दो, और मैं मेजोरिटी दफा इसी तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड लेवल पे कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप एक एक स्टेप पूरा, खासतौर पे जो 3 लिखा हुआ है मैंने, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि पूरे एक एक स्टेप लिखोगे आप। बेस्ट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सारे मैथ के लॉजिकल जो स्टेप है कोई स्किप नहीं थे, एक एक चीज प्रॉपर लिखी हुई थी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू +-3। और ये मैं सबसे ज्यादा मेथड यही यूज करूंगा, इसकी लॉजिक यही है। बेसिकली इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करवाना है। तो कौन कौन सी एक्स वैल्यूज हैं, अगर आप एक्स की जगह 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। आप एक्स की जगह -3 पुट करो, तब भी उसका स्क्वायर 9 होता है। तो अब ये सारे मेथड आपको मैंने बता दिए। ये जो 1 4 5 मेथड है, इसमें बच्चे डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते थे, जो कि गलत हुआ करता था। लेकिन स्टेप ठीक है, लेकिन उनके जहन में गलत चीज हुआ करती थी, तो वो मैंने गलत चीज भी ठीक कर दी। मैंने आपको सबसे गलत मेथड बता दिया क्या है, सबसे बेस्ट मेथड बता दिया। मैं खुद कौन सा यूज करूंगा, ज्यादातर आप देखोगे मैं ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि अब वो मेरा वो वाला लेवल नहीं है कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं और सॉल्व करूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया करूंगा यहाँ पे। लेकिन कुछ सवाल में वैल्यू वाला सवाल नहीं होता, कोई अलजबरिक स्टेप है, तो मे बी आपको नजर आया कि मैंने ये वाला मेथड किया हुआ होगा। क्या आपको नजर आएगा कि मैंने ये वाला मेथड किया हुआ होगा, तो डिपेंड करता है सवाल क्या है। डिफरेंट सिचुएशन में मैं कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर लूंगा, इससे डिटेल नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में इसके बाद अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो फिर क्या बोलूं उसको। तो कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो, ये कितनी लंबी लॉजिक लगानी पड़ी है। कोई सवाल है किसी का।
अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग 5 मिनट का गैप, अच्छा मुझे बता दो, बेस्ट है कि अगर 5 मिनट का गैप लेना चाह रहे हो, या मैं तकरीबन 20 25 25 मिनट और पढ़ा दूं आप लोगों को, क्या ख्याल है? कोई गैप लेना चाह रहे हो तो बता दो, 5 मिनट ले लेते हैं, उसके बाद 20 25 मिनट पढ़ लेंगे। ये 2 घंटे की क्लास होती है ना, बच्चा बोर हो जाता है। नहीं सर, कंटिन्यू करें। दो बच्चों ने तो बता दिया। तीसरा भी आ गया कंटिन्यू, तो चलो ये मैं डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ और बेसिक बातें, सेक्शन फार्मूला, या सेक्शन फार्मूला नहीं मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ज्योमेट्रिक शेप्स बता दूंगा। वो थोड़ा इजी भी है, और वो मैंने कल बताना था तो आज ही हो जाएगा वो। अब ये बातें मैं कल में सब आपको समझ आ गई होंगी। तो ये आपको समझ आएगा मैंने क्यों ये लंबी की थी, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे आ रहा था। तो एक मैं लिख रहा हूँ इसके अनऑफिशियल स्टेप्स, जो मैं मिटा दूंगा बाद में। वो ये कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, आपने देखा होगा कितने फॉर्मूले में ना डिस्टेंस फार्मूला में मॉड लगाए हुए होते थे। वो कहाँ से आते हैं, कभी किसी ने पूछा? वो इसी तरह आ रहे होते हैं। इस तरह लिखा होता जाता है टीचर ने। तो मैंने आप आज को ना, आज आप लोगों को प्रॉपर हर चीज क्लियर कर दी है। और एंड पे ज्यादातर टीचर ने इस तरह भी लिखा होता है। ये है अनऑफिशियल स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ये चीज लिखवाऊंगा आपको। ठीक है। और लॉजिक मैंने अब आपको क्लियर कर दी है कि मॉड वाली जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपकी बेसिकली दो वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस। लेकिन अब आपने प्लस माइनस आने के बाद जरा ये खुद भी सोचना है कि यार ये प्लस माइनस क्या ठीक है? ये जो यहाँ पे डी है, क्या वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, या ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा जिसमें एक्स एक अननोन है, मैं उसकी वैल्यू सारी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे डी जो है वो एक डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखूंगा, ये मेक सेंस नहीं करेगा। इसलिए मेक सेंस नहीं करेगा कि मेरे स्टेप्स गलत है। इसलिए मेक सेंस नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, एक आगे फॉर्मूला आएगा इसी चैप्टर में, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का, उसमें नेगेटिव होगा। वो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा होगा, वो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस का फॉर्मूला है। वो आपको बताएगा कि लाइन जो है वो आपकी पॉइंट से ऊपर है या नीचे। नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी लाइन पॉइंट से नीचे है, पॉजिटिव है तो वो ऊपर है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, लेकिन वहां पे वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। तो दैट्स पे आप देखोगे यहाँ पे हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता, जस्ट पॉजिटिव के साथ ही लिखा जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, आप हमेशा पॉजिटिव लिखते हो। ठीक है। लेकिन अब आपके जो मैंने पूरा वो इतना कॉन्सेप्ट बताया ना, अब आपको हर चीज क्लियर है कि मॉड क्यों लिखा हुआ जाता है, और ये सारे स्टेप्स कहाँ से आए हैं। सारी बातें होप आप लोगों को क्लियर होंगी। इस लेवल के ऊपर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इतने बच्चों वाले स्टेप हो। इवन आपके पेपर में भी कोई स्टेप का सवाल है, कोई बच्चों वाले स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला है जो कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रख लेना। अब ये 2 डायमेंशन का फॉर्मूला, अगर तीसरा डायमेंशन आपने डालना होता तो आप लिखते हैं +z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो 3 डायमेंशन में आ जाएगा ये। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसके लिए आपको दो पॉइंट्स पता होना चाहिए, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, आप इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा ये पोलर कोऑर्डिनेट में भी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आप सर्च करना, पोलर कोऑर्डिनेट में भी आ जाएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आ जाता है। अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, ये x2 - x1 लिखा हुआ है, इसमें बड़ा मशहूर सवाल बच्चों का होता है, सर ऑर्डर मैटर करता है? नहीं मैटर करता। अगर मैं x1 - x2 कर दूं, इस फॉर्मूले में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्योंकि x2 - x1, लेट से आपने एक सवाल सॉल्व किया जिसमें x2 - x1 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अगर आप उसमें x1 - x2 कर दोगे तो वो हो जाएगा -5। -5 का स्क्वायर 25। तो कहने का मतलब, क्योंकि x2 - x1 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये मैटर नहीं करता आप x2 - x1 करो या x1 - x2 करो। एट द एंड होगी वो चीज पॉजिटिव ही। वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे फर्क पड़ रहा है ना, तो ऊपर स्क्वायर है तो साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो आपको हमेशा पॉजिटिव दे रहा होता है। तो आप जिस अंदाज में करना चाह रहे हो कर लो। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिसमें ऑर्डर आप खराब नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला इस तरह लिखा जाता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब इसमें मैटर करता है, अगर इसमें मैंने ऊपर y1 - y2 कर दिया और नीचे मैंने x2 - x1 कर दिया, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर अब नेगेटिव आ जाएगा। पहले वाला फॉर्मूला, इससे आप जब वैल्यू निकालोगे 5 मिलेगी, इससे वैल्यू निकालोगे -5 मिलेगी। तो ये तो वैल्यू आपने पूरी चेंज कर दी। हाँ, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप ऊपर ऑर्डर चेंज कर रहे हो और अगर आप नीचे भी चेंज कर रहे हो तो फिर सही है। तो ये तो एक ही बात है कि लेट से आपने ऊपर माइनस कॉमन लिया, जब y2 - y1 से जब आप माइनस कॉमन लोगे,
तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इसी तरह x2 माइनस x1 से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। माइनस माइनस आपने कैंसिल कर दिया। तो अगर ऊपर आप y1 लिखना चाह रहे हो तो नीचे भी x1 लिख लो, तो ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई शर्त नहीं है। इस पहले में आप x2 माइनस x1 करो, दूसरे में y1 माइनस y2 कर दो। पहले वे x1 माइनस x2 करो, दूसरे में y1 माइनस y2, जो करना है आप कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह सॉल्व करना है कर लो। क्वेश्चंस में आपके पास दो पॉइंट आएंगे, आपको बोला जाएगा डिस्टेंस निकालो। मर्जी है, किसी को x1 बोल दो, किसी को x2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम ये करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि पहले वाले पॉइंट को x1 बोल देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 बोल देते हैं। ये सिंप्लिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट होता है, वरना इस वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मैं इसके भी सॉल्व करवा नहीं रहा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे, आपको पता है इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। कोई नई बात है ही नहीं इसके अंदर। तो कोई सवाल है पूछ लो, बाकी मैं जरा देख लेता हूँ कोई मेरे पास चीज रह गई हो मैं ना बताई हो। अच्छा, एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, वो असल में टाइम लेगा काफी, वो मुझे चाहिए कि आप लोग फ्रेश हो तभी मैं बताऊंगा। उसके बगैर वो फॉर्मूला मेक सेंस नहीं करता। तो अभी मैं आप लोगों को ना कुछ बता देता हूँ ज्योमेट्रिक शेप से रिलेटेड, क्योंकि इसके सवाल आप लोगों के पास आएंगे। ये ज्योमेट्रिक शेप्स आपने पढ़ी भी होंगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अब इन ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में ना हम कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं ना कुछ चीज़ें, क्योंकि नोट्स ऑफिशियल रहेंगे, इसलिए मैं ना कोई चीज़ें जो बिल्कुल इररेलेवेंट सी है ना, वो मैं मिटा रहा हूँ। बाल आ गया एक। अच्छा। आई थिंक बाकी जो है वो तकरीबन, वैसे नीचे दोबारा लिखने की तो मैंने समझाया है ना आप लोगों को, जब ऊपर लिखा हुआ है तो क्या फ़ायदा। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेस्ट मेथड है और ये वर्स्ट मेथड है। बाकी मेथड जो है कोई भी आप यूज़ कर लो। तो ये कन्फ्यूजन हल हो गई है। अब जो मैं टॉपिक यूज़ करने लगा हूँ ना, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। ये कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टी आपसे सवाल, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे होगे और कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे होगे। तो ये इसलिए अभी से मैं पहले ना कुछ कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। सवाल आया है, सर ये अनडायरेक्टेड डिस्टेंस देता है ना। यार दो पॉइंट्स के दरमियान ना अनडायरेक्टेड डिस्टेंस ही देगा ये। यहाँ पे ना डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का वर्ड अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान ये मेक सेंस करेगा नहीं यहाँ पे। ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस में तो मेक सेंस करेगा कि पॉइंट के नीचे लाइन है, यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ये वाला पॉइंट उससे नीचे है, ये वाला पॉइंट उससे ऊपर है, ऐसा कोई मैंने लॉजिक पढ़ी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप वेक्टर्स यूज करते हो ना तो आपको पता चल जाता है, मतलब वेक्टर्स यूज करते हुए हमारे इंटरेस्ट की चीज क्या होती है, कि जैसे दो पॉइंट है, लेट से ए है बी है। तो यहाँ पे आपको वेक्टर अगर आप बनाते हो ना, तो उसके अंदर फिर ये मेक सेंस करता है कि एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो ये आपको मिल गया, लेंथ, वेक्टर की लेंथ मिली है ना बेसिकली। लेकिन उसके अंदर फिर एक चीज एक और होती है कि वेक्टर कहाँ से लेके कहाँ पे, तो वहां पे मेक सेंस करता है कि यार या तो ए से लेके बी में वेक्टर हो, ये एक अलग वेक्टर होगा, या वेक्टर बी से लेके ए पे हो, ये एक अलग होगा। तो वहां पे ये मैटर कर रहा होगा, वहां पर डायरेक्शन भी आपको पता चलेगी कि ए से लेके बी तक आपने वेक्टर बनाया, बी से लेके ए तक बनाया। लेकिन एज फार एज डिस्टेंस फॉर्मूला इज कंसर्न, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको पता चलना चाहिए कि इसमें डायरेक्शन क्या है। दो पॉइंट के तुम्हारे डिस्टेंस निकालो तो डायरेक्शन इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, पॉइंट और लाइन में मैटर करती है, कि अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, उसमें आप ये कर सकते हो कि यार ये पॉइंट लाइन के नीचे है, या ये सॉरी ये पॉइंट लाइन जो है वो पॉइंट के नीचे है, या लाइन पॉइंट के ऊपर है, या लाइन इस तरीके से है। ये होता है। ठीक है। बहुत जल्दी एक स्टूडेंट आया है। खैर। अच्छा, कॉर्डिलेटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, कॉर्डिलेटर वो पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन डिफरेंट आपकी एक ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसकी सारी साइड स्ट्रेट होती हैं, और डिफरेंट उसकी मतलब साइड्स हो सकती हैं। मिनिमम तीन साइड होगी, मैक्सिमम जितनी आपने बनानी है बना लो। तो एक ऐसा पॉलीगॉन है कॉर्डिलेटर, हैविंग फोर साइड्स। कोई भी आपके पास शेप है जिसकी फोर साइड्स हैं, ये पॉलीगॉन की बात हुई है। अब मैं उसके नाम भूल गया हूँ। पॉलीगॉन्स बोलते हैं ना जिनकी साइड स्ट्रेट होती हैं, कुछ ऐसी भी एक वर्ड होता है, पॉलीहेड्रॉन होता है, या आई डोंट नो, वो कुछ मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ। वो ऐसे होते हैं जिनमें साइड्स स्ट्रेट ना हो, तो उनके लिए भी कोई वर्ड यूज होता है, वो आप लोग गूगल कर लेना, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो पॉलीगॉन का मतलब सारी साइड स्ट्रेट है। अब अगर चार साइडेड फिगर है तो आप उसको कॉर्डिलेटर बोलोगे। हमने कॉर्डिलेटर के बारे में ही फिलहाल पढ़ना है। कॉर्डिलेटर में सबसे पहली टाइप जो है ना, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है।
पैरेललोग्राम एज अ शेप्स आपने पढ़ी नहीं है बचपन से। अगर मैं पैरेललोग्राम के बारे में पूछूं ना, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होंगी, लेकिन आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन नहीं होगी कि यार किस चीज को आप पैरेललोग्राम कहते हो। उस डेफिनेशन पे जो भी उतरेगा वो सब पैरेललोग्राम होंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम है। तो बच्चों के जहन में आता है स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम हो गया। तो इसलिए मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों ने बचपन से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आपने कभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी। कोई भी चीज की डेफिनेशन होती है ना, अगर कोई दूसरी चीज उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है तो आप उसको वही बोलोगे। जैसे आजकल एक बहुत फेमस दुनिया में एक टॉपिक चल रहा होता है, और जो आजकल ये कुछ 5-10 सालों में ही देखा है, कि यहाँ पे लोगों ने पता नहीं हजार किस्म के जेंडर बनाए हुए हैं। हालांकि जेंडर मेन और वुमेन दो जेंडर है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट पूरा बनाया हुआ है। तो जब डिबेट होती है ना, यहाँ पे आप वीडियोस देखो, यहाँ पे डिबेट बड़ी टेक्निकल तरीके से डिबेट होती है। पाकिस्तान में तो माँ बहन पे आ जाते हैं ना, यहाँ पे बड़े लॉजिकल तरीके से आप डिबेट कर रहे होते हैं। तो उस डिबेट में ना सबसे पहला वो क्वेश्चन ही आगे से पूछता है, मेरे ख्याल में चार्ली नाम है उस बंदे का, मैं देखता था, अभी भी देखते ही ऑब्वियसली, बड़ी अच्छी डिबेट करता है वो। तो सबसे पहला सवाल पूछता है वुमेन क्या होती है, डेफिनेशन बताओ। अब वो लंबी करने लग जाते हैं, वो जो पता नहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, पता नहीं क्या हो। सिंपल, अगर आप मैन की डेफिनेशन देखोगे, मैन क्या होता है, ऐसा अडल्ट ह्यूमन मेल जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम हो, और फीमेल क्या होती है जिसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन पे जो पूरा उतरेगा वो भाई मैन कहलाया जाएगा, जो वुमेन की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा वो वुमेन कहलाई जाएगी। कहने का मतलब हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। अब अगर ये इस डेफिनेशन पे उतर रहा है तो आप इसको उस कैटेगरी में डालोगे, अगर ये उस डेफिनेशन पे उतर रहा है तो आप उसको उस कैटेगरी में डालोगे। यही चीज पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेटर ऑब्वियसली, हैविंग पैरेलल, यार मैंने इंग्लिश मेरी बड़ी खराब है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये अच्छा वर्ड है। ये डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत ही अजीब वर्डिंग में यूज हुई है, मैं बस ये समझ लो कि की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उसकी डेफिनेशन में, वरना प्रॉपर वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखवा रहा। अपोजिट साइड पैरेलल हो एंड इक्वल, तो आप इसको इंग्लिश में पूरा लिख सकते हो, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पैरेलल एंड इक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। आप इस तरह पूरा लिख सकते हो, लेकिन मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन की क्या है, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो अपोजिट साइड है, इस तरह भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, वो पैरेलल हो, इक्वल हो, जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है वो भाई पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। तो दैट्स वाई रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल की टाइप है, पैरेललोग्राम की टाइप रेक्टेंगल है। क्यों, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है। दैट्स वाई जो स्क्वायर है वो भी एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की सारी टाइप्स हैं। यही वजह है कि रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। ये वो सारी शेप्स हैं जिनके क्वेश्चंस थे, पुरानी बुक में हुआ करते थे, इस बुक में भी किसी एक के स्क्वायर रेक्टेंगल किसी के होंगे, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस डेफिनेशन पे तीनों शेप्स पूरा उतरती हैं, आप इसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलोगे। ये पहली बात क्लियर। अब पैरेललोग्राम की बाकी प्रॉपर्टीज भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम की टाइप्स क्या हैं। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने, मुझे लिखना चाहिए वो अलग से, चलो मैं लिखवा दूंगा, कि जो स्क्वायर है इसको आप रेक्टेंगल भी बोलते हो, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पूरा उतरता है, स्क्वायर रोम्बस की डेफिनेशन में भी पूरा उतरता है। तो ये जुमला आप पढ़ोगे, या इवन आपकी बुक में लिखा हुआ है, नहीं पता नहीं, कि लिखा हुआ है स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। क्यों, स्क्वायर रेक्टेंगल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो, रेक्टेंगल चूंकि पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। और इसकी खास बात क्या होती है, इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल, और वो कौन से इक्वल है, 90 डिग्री एंगल। ऐसी शेप, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल बराबर हो और 90 हो, उसको आप कहते हो रेक्टेंगल। अब मुझे बताओ, क्या स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर को भी आप रेक्टेंगल बोलते हो। तो इसे डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। रोम्बस का शेप कैसा है बताता हूँ, अभी शेप बनाऊंगा इनकी। अच्छा, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होगा, चारों एंगल बराबर होंगे और साइड भी सारी इक्वल होंगी। तो पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल, पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, और आप इसमें एंगल का भी लिख सकते हो, और विद ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल कर लो, ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल।
ये जुमला बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं आपको भी सिर्फ लिखवाना चाह रहा हूँ, इतना सेंटेंस पे ना जाओ। ये स्क्वायर की डेफिनेशन है, अब इस पे जो पूरा उतरेगा वो स्क्वायर होगा। लेकिन और कोई ऐसी शेप नहीं है जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है स्क्वायर के अलावा। और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? रोम्बस में साइड सारी इक्वल होती है, 90 डिग्री नहीं होते सारे एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रोम्बस विद ऑल फोर साइड इक्वल, सॉरी, पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड इक्वल, ऑल फोर साइड्स इक्वल। अब देखो, जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता है, रोम्बस की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता है। तो दैट्स वाई आप ये जुमला लिख सकते हो, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप, क्योंकि ये अलग है ना, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, या सारी टाइप लिख दो, स्पेशल ही होती हैं सारी टाइप्स, द टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। और इसको समझने का ना बेस्ट तरीका, कोई भी कैटेगरी जब बना रहे होते हो ना, जैसे इंसानों की, अब ह्यूमन की एक डेफिनेशन है, आप गूगल पे जाके सर्च करना ह्यूमन, आपको मिलेगा यार एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आती होगी, इस तरीके से वो दिखता होगा, एक ऐसा स्पीशीज है, ये ह्यूमन की पूरी डेफिनेशन मिलेगी। वो देख लेना, मुझे थोड़ी ना पता, कोई ना कोई वो एक डेफिनेशन आपको पूरा देगा। अब उस ह्यूमन के अंदर मेन भी आते हैं, वेमेन भी आते हैं। अब जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टॉल होना, अब के जितने भी ह्यूमन है सारे टॉल है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर के अंदर होंगी। मैं भी ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने बोल दिया कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी, रोम्बस है। अब बच्चे बोलते हैं सर, पैरेललोग्राम में ना सारे एंगल इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर में तो इक्वल होते हैं। तो मैंने कब कहा है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर है? क्या इंसानों की सारी प्रॉपर्टी सबके अंदर होती है? क्या एक, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की प्रॉपर्टी है टॉल होना, ह्यूमन की प्रॉपर्टी नहीं होती टॉल होना, इसका मतलब सारे टॉल होते हैं? तो कहने का मतलब है कि एक है डेफिनेशन, डेफिनेशन पे जो चीज पूरी उतर गई, आपने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी उनकी, लेकिन कैटेगरी तो वही होगी ना। मैन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हो जाए, है तो इंसान ही रहेंगे ना, डिफरेंट तो नहीं होंगे। तो दैट्स वाई ये लॉजिक सारी वहां से, क्योंकि ये पहली दफा आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। बचपन में आप इन चारों शेप को अलग पढ़ते थे, पैरेललोग्राम अलग पढ़ते थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब अलग पढ़ा करते थे, हालांकि उसकी टाइप्स हैं। दैट्स वाई मैं इस पे ना थोड़ी एग्जांपल दे के पूरी सारी सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो अभी आपने देख लिया कौन किसकी टाइप है, किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिसेस पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज थी जो आपने बाद में पढ़ी थी कि यार स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इक्वेशन हुआ करती थी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स इस वाली इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशंस भी होती है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा? नहीं। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स की ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज थी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, जो सिर्फ डायगोनल के अंदर होती थी, वो सब स्क्वायर के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डायगोनल की जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी स्क्वायर के अंदर होंगी। तो आपस में शेप्स की प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा, लेकिन कैटेगरी आपने डिफाइन करनी है कि ये चीज उस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये चीज उससे करती है। अब जरा इनके बारे में पॉइंट्स देख लो, वो पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेंगे या जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पैरेललोग्राम में, ये चीज तो बेसिक आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, शेप मेरे ख्याल में सबको पता ही होती है पैरेललोग्राम की, मैं बना देता हूँ, ऐसी कोई नई चीज नहीं है वो। इस टाइप का पैरेललोग्राम बन रहा होता है, ये शेप होती है पैरेललोग्राम की। अगर आप इसमें देखो, जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है आपस में, ये वाली भी और ये वाली भी पैरेलल है। और आपको क्या नजर आएगा? इक्वल भी आपको दिखने में लग रहा है अपोजिट, और ये दोनों जो है आपस में इक्वल। चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जो अपोजिट साइड है ये आपस में क्या है, इक्वल है। और इनकी एक खास बात है डायगोनल से रिलेटेड, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं लिखवा देता हूँ, डायगोनल जब आप ड्रॉ करते हो ना, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो डायगोनल से रिलेटेड जो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ ना, वो अपने पास नोट कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन में काफी पूछ रहे होते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, ये पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी सब पैरेललोग्राम्स के अंदर होती है, वो मैं चाहूं तो लिखवा सकता हूँ, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। वो है, एक सेकेंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो डायगोनल है ना, अच्छा, डायगोनल वो लाइन होती है बेसिकली आपके वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस ये सब कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं ना, ये वर्टिसेस में, सॉरी, ये वर्टिसेस हैं सारे, एक ये वर्टिस है, एक ये वर्टेक्स है, एक सेकंड, ये गलत लाइन आ गई है। हाँ, तो एक ये वाला वर्टेक्स है, एक ये वाला वर्टेक्स है, एक ये है, एक ये है। तो जो साथ वाले वर्टेक्स है ना, उनको जो लाइन मिलाती है उसको आप साइड कहते हो। साइड का वर्टिस होता है ना, वो कैसे होता है? जो कंसेक्यूटिव दो वर्टेक्स है ना, एक ये वाला वर्टेक्स है, एक ये वाला वर्टेक्स है, इसको जो लाइन मिला रही है आपस में, इसको आप बोलोगे साइड। लेकिन जो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाती है, मतलब एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, इसको जो लाइन मिला रही होती है, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? डायगनल्स।
तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं क्योंकि डायग्राम खराब नहीं मैं करना चाह रहा, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एज्यूम कर लो एक डायगोनल इस तरह बना हुआ है, एक डायगोनल इस तरह बना हुआ है। बल्कि मैं एक बड़ा सा ना पैरेललोग्राम बना ही देता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक डायगोनल बना हुआ है इस तरीके से, एक डायगोनल इस तरह बना हुआ है। तो कहने का मतलब है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। इक्वल हिस्सों में किस तरह तकसीम किया? फॉर एग्जाम्पल, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, अच्छा डायगोनल की लेंथ n इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो लेट कर लो इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल ये 10 है। और जो छोटा वाला डायगोनल है, लेट कर लो इसकी लेंथ जो है वो 8 है। तो कहने का मतलब है कि ये जो छोटा वाला डायगोनल है, ये बड़े डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल हिस्सों में तकसीम करेगा। मतलब ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5। मतलब ये वाला हिस्सा भी 5 है और ये वाला हिस्सा भी 5 है। मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट से कट कर रहा होगा। ये जो बड़े वाला डायगोनल है ना, इसका ये मिड पॉइंट है। तो ये छोटा वाला डायगोनल उसको बिल्कुल मिड पॉइंट से कट कर रहा होगा। इसी तरह ये जो आपको बड़ा वाला डायगोनल नजर आ रहा है, ये छोटे वाले डायगोनल को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर इसकी लेंथ पूरी 8 है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा 4, ये वाला हिस्सा 4, और इसका जो छोटे वाला डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट भी यही होगा। तो आपने दो बातें रियलाइज की कि एक तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बात आपने रियलाइज की दोनों के मिड पॉइंट सेम है। दोनों डायगोनल के अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे सेम होंगे। तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों के मिड पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो ये कहने का मतलब है, जो मैंने ऊपर चीज लिखवाई है ना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है उसकी। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ये बाय द वे प्रॉपर्टी जो है ना, ये सबके अंदर है। जितने भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं है? वो है इनके इक्वल होने की। जो पैरेललोग्राम में डायगोनल है ना, वो अनइक्वल है। रेक्टेंगल जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म का पैरेललोग्राम है जिसके अंदर डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या बात बतानी है कि डायगोनल्स जो हैं इसके अंदर ऑब्वियसली बाइसेक्ट करते हैं और साथ इक्वल होते हैं। तो एक स्पेशल किस्म का पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल इक्वल भी होते हैं। सेम प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर के अंदर भी है कि डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। और जो रोम्बस है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जस्ट बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। तो आपने कॉमन चीज देखी कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सबके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं जितने पैरेललोग्राम है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी है। अब जरा मैं इनकी शेप भी थोड़ा बताया तो, क्योंकि रोम्बस का इतना बच्चों को पता नहीं चलता। तो अब सब रेक्टेंगल पे आ जाओ। रेक्टेंगल किस तरह बन रहा होता है? रेक्टेंगल मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबको पता है कि रेक्टेंगल किस तरह शेप बनती है। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। नीचे वाली लाइन में थोड़ी सी खराब है। हाँ, नहीं थोड़ा सा। हाँ, तो सारी साइड अगर आप इसमें देखो पैरेलल है, अपोजिट सॉरी अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल भी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। अच्छा, अब आप आ जाओ स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर भी सबको पता ही होगा, इसकी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर आप इनके डायगोनल देखो, अच्छा आप डायगोनल ऑब्जर्व भी कर सकते हो। आपको देखने में लग रहा है कि रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल लग रहे होंगे, ये वाला डायगोनल और इसी तरीके से ये वाला डायगोनल आपस में इक्वल लग रहा है पूरा। इसी तरह आपको स्क्वायर में भी नजर आ रहा है कि डायगोनल्स जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। अब आ जाओ रोम्बस के ऊपर। रोम्बस कैसी शेप होती है? रोम्बस बेसिकली पैरेललोग्राम किस्म की शेप होती है। डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट पैरेललोग्राम के पैटर्न से ही बना रहा हूँ। लेकिन इसमें और पैरेललोग्राम में एक बेसिक फर्क ये होता है कि लेंथ इसकी चारों साइड की इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की लेंथ जो है ना, वो चारों साइड की इक्वल नहीं होती। अगर आप इस शेप को देखो और आप पैरेललोग्राम को देखो, इसमें आपको दिखने में लग रहा है कि जो साइड वाली साइड है वो छोटी है एज कम्पेयर टू जो बड़ी वाली साइड है। जबकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है। तो ये काइंड ऑफ एक पैरेललोग्राम जैसा आपको दिखने में वही लग रहा होता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जबकि एंगल 90 डिग्री नहीं है इसके। स्क्वायर और रोम्बस में फर्क बेसिकली यही है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। बल्कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा होता। तो और इसके भी डायगोनल अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कि अनइक्वल ही होंगे। ये वाला आपको एक डायगोनल छोटा नजर आएगा, और ये वाला डायगोनल जो है ये आपको बड़ा नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, बाइसेक्ट सबके करते हैं। अच्छा, इसकी रोम्बस के अंदर एक कॉमन बात होती है, एक और जो स्क्वायर और रोम्बस के अंदर आपको नजर आती है, कि इनके डायगोनल्स के अंदर 90 डिग्री पे कट करते हैं। अगर डायग्राम में सही बनाता है ना, तो आप ये स्क्वायर देखो, ये ना बिल्कुल 90 डिग्री इनके दरमियान एंगल बनता है। इसी तरह इसके दरमियान भी 90 बनता है। वो इसलिए मैंने क्योंकि
किसी एक साइड को छोटा बड़ा रखा है, इसलिए आपको नजर इतना अच्छा नहीं आ रहा। जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है ना, इनमें डायगोनल के दरमियान 90 डिग्री बनता नहीं है। ये 90 डिग्री वाली चीज स्लोप में आपको काम आएगी, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ। जहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। 57 हो गए। आखिरी शेप पढ़ लेते हैं, वो है ट्रेफिजॉइड। ट्रेफिजॉइड एक खास किस्म का कोऑर्डिनेटर है, लेकिन पैरेललोग्राम में वो नहीं आता, इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड की डेफिनेशन क्या होती है भाई? ट्रेपीजॉइड एक ऐसी शेप होती है जिसकी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ऐसी शेप जिसके अंदर एक पेयर जो है वो पैरेलल है और दूसरा वाला पेयर जो नॉन पैरेलल है। सर आज टॉपिक चल ही रहा है तो एक बार ट्रेपीजियम की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, हाँ वही मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड अगर आप इसको सर्च करो ना, एक तो पहली बात ये वर्ड सेम ही है। यूके और यूएस की टर्मिनोलॉजी में फर्क है। ये ट्रेपेजॉइड ट्रेपीजियम एक ही चीज होती है। लेकिन अब मसला एक, किसी को मुझे ऑथेंटिक बुक नहीं मिली जिसके अंदर कोई फर्क लिखा हुआ हो। गूगल पे लोगों ने फर्क डिफाइन किया है खुद ही। इसी तरह ट्रेपेजॉइड की डेफिनेशन में भी फर्क आपको गूगल पे नजर आएगा, लेकिन आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं उन चीजों में जा नहीं रहा। जो एक बेसिक ट्रेपेजॉइड की ओवरऑल डेफिनेशन फॉलो की जाती है वो है कि एग्जैक्टली एक पेयर जो है वो पैरेलल हो और वन पेयर जो है वो नॉन पैरेलल हो। ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ नजर, कुछ बुक्स में नहीं, बुक तो मैंने देखी नहीं है, गूगल में आपके लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा होगा कि यार उसके एक पेयर भी पैरेलल हो सकता है या दो भी हो सकते हैं पैरेलल। तो उसकी डेफिनेशन में फिर पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजॉइड बन जाता है। तो इसलिए वो डेफिनेशन में फॉलो नहीं करवा रहा ना, आपकी वो बुक में लिखी हुई है। बुक में यही है कि एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, एक पेयर, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? डिफरेंट किस्म के आप ट्रेपेजॉइड बना सकते हो। बहुत ऑप्शन है आपके पास, बल्कि यहीं पे बना देते हैं इधर। बहुत किस्म के ऑप्शन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्ट करना है दो पैरेलल साइड से और अनइक्वल होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन पेयर ऑफ, लिख देना, अनइक्वल पैरेलल साइड। और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल है, वो इक्वल हो, जो हमें से फर्क नहीं पड़ता, नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो आपने स्टार्ट करना है दो ऐसी साइड से जो पैरेलल हो और अनइक्वल हो। लेट्स से इस तरह ले लिया। अब आप ट्रेपेजॉइड बनाते हो, अब इनको आपस में मिला दो। ये भी ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड बन गया। अच्छा, आपने एक बड़ी दी, दूसरी यहाँ पे लेट से इस तरह कर देते हैं। दोनों पैरेलल हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, ज्वाइन कर दो आपस में, ट्रेपेजॉइड। डिफरेंट किस्म के आप बनाते रहो बैठ के। इसी तरीके से आप एक को बहुत बड़ा कर दो, दूसरे को इतना कर दो, ट्रेपेजॉइड। तो अगर आप देखो कॉमन बात इनमें क्या है, एक पेयर पैरेलल है साइड का, दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है, आपको दिखने में लग रहा है। और जो पैरेलल वाला पेयर है वो अनइक्वल है लेंथ में। ये सारा ट्रेपेजॉइड है। डिफरेंट किस्म के ट्रेपेजॉइड बन सकते हैं। अब डायगोनल आपको दिखने में लग रहा है यार इनमें अनइक्वल ही होंगे, किसी किसी में इक्वल हो सकते हैं, वो खास किस्म का है, मैं बताता हूँ उसमें। देखो इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें देखो ये थोड़ा छोटा वाला है, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो इसलिए डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। डायगोनल्स और बाइसेक्ट भी नहीं करता, आपको दिखने में लग रहा है शेप इतनी अजीब सी है, अनइक्वल, नॉट बाइसेक्ट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेपेजॉइड में खास किस्म का ट्रेपेजॉइड होता है जिसको आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ये ऐसा ट्रेपेजॉइड होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल वाली साइड है ना, वो इक्वल होती है। मतलब डेफिनेशन पे तो पूरा उतरेगा कि यार वन पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है, लेकिन जो नॉन पैरेलल वाली साइड है ना, नॉन पैरेलल वाला जो पेयर है, साइड लिखना अच्छा बात नहीं है, वो आपस में लेंथ में इक्वल होता है। ये दिखने में आपको कैसा लगेगा? ये दिखने में ऐसा लगेगा। लेट कर लो, एक पैरेलल वाला पेयर बना दिया आपने। ये जो नॉन पैरेलल वाला है, ये दिखने में इक्वल नजर आएगा आपको। मतलब इसको ज्योमेट्रिक में ना इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन बनाते हैं इस तरह। ये शो करता है जिसके ऊपर ये लाइन है ना, इसका मतलब उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो जो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है ना, वो ऐसा ट्रेपेजॉइड है जिसमें दो नॉन पैरेलल जो साइड्स है ना, उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट, इस वाले आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में फिर जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल हो जाती है। बाइसेक्ट अभी भी नहीं करते वो, जो लेंथ है वो इनकी इक्वल होती है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ के अंदर, लेकिन बाइसेक्ट अभी भी नहीं कर रहे होते वो आप दिखने में भी आपको लगेगा। ये ऊपर भी इस किस्म का थोड़ा मैंने एक बनाया था। ये जो डायगोनल्स है ना, वो आपको दिखने में तो लग रहा है कि इक्वल है लेंथ में, लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहे। आप देखो उनका मिड पॉइंट डिफरेंट होगा, बाइसेक्ट नहीं कर रहे आपस में। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। सर वैसे एक काइट शेप भी होती है, लेकिन काइट, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बतानी है। इसी तरह ट्रेपेजॉइड में एक राइट ट्रेपेजॉइड भी होता है जिसमें 90 डिग्री बनता है। वो मैं वैसे बता देता हूँ, डेफिनेशन आप लिख देना। राइट ट्रेपेजॉइड कहते हैं
वो इस किस्म का होता है। ऐसा ट्रेपेजॉइड जिसमें दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। इस तरह भी बन सकता है। अब ऊपर वाली साइड की लेंथ थोड़ी बढ़ा दो आप, फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर दो। इस तरह भी ट्रेपेजॉइड बना लो। मेन चीज क्या है कि दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं। इसको बोलते हो आप राइट ट्रेपेजॉइड। तो चलो यहाँ पे भी लिख दो, क्योंकि मैंने बता ही दिया आप लोगों को। राइट ट्रेपेजॉइड। तो इसमें क्या होता है, टू 90 डिग्री एंगल या टू राइट एंगल्स आप कह लो इसमें। मेरे ख्याल में आज की क्लास में इतना रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। मुझे ट्राइंगल से रिलेटेड बातें भी बतानी है, पर एक और शेप होती है क्वाड्रिलेटरल की, मैं नाम लिखवा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। वो होती है काइट शेप, जिसको आप लोग उड़ाते हुए, इसकी ज्योमेट्रिक पूरी शेप है। तो इसको भी जरा कल की क्लास में देख लेंगे। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो, वरना फिर हम क्लास खत्म करते हैं। अच्छा जल्दी से ना, क्योंकि 12 स्टूडेंट वही हैं जो आज की क्लास में, तो अभी आप लोग लीव नहीं करना। मैं आप लोगों के ना नाम जरा नोट्स कर लूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा बना रहेगा। एक सेकंड, जाना नहीं है अभी। मैं चाह रहा हूँ थिकनेस थोड़ी कम कर लूँ, क्योंकि मैंने जूम किया है ना। एक second। हाँ, तो खैर। अच्छा, इसको हम कहते हैं अटेंडेंस। आप अटेंडेंस की स्पेलिंग भी देख लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये है नहीं है। तो एक है आमना। अच्छा जी, फिर है हाजिरा। अच्छा, एक स्टूडेंट चला गया, पता नहीं घबरा के चला गया वो, क्या है। इश। अच्छा। माहिर। मुदस्सिर। हम्म, यार ये सर रिजवान वाले भाई बहुत अच्छे हैं। रिजवान। तवस्सुल जहरा। और जोबिया। तो ये समझ लो हमारे लेक्चर नंबर 2 की अटेंडेंस है। चलो, ठीक है बच्चों, फिर ख्याल रखना सर। अल्लाह हाफिज।